गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी केमिस्ट्री क्लासेस में। देखिए दोस्तों, आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह यूनिट काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट है, काफ़ी अच्छी यूनिट है। आज की हमारी यूनिट रहेगी लेंथ यूनिट। अगर बात करूं मैं एफ ब्लॉक की, तो आपके लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड जो कि एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, वो यूनिट लगती है हमारे बीएससी के सेकेंड ईयर और हमारे बीएससी थर्ड सेमेस्टर में। तो आज हम इसको कवर करते हैं, सॉरी बीएससी थर्ड नहीं, बीएससी सेकंड सेमेस्टर में। आज हम इस यूनिट लेंथेनॉइड को कवर करते हैं। लेंथेनॉइड की बात करें तो इन तत्वों को लेंथेनॉइड तत्व क्यों कहा जाता है, या फिर ये लेंथेनॉइड श्रेणी क्यों कहलाती है, सबसे पहले तो हमें यही जानना होगा। तो हमारा एक एलिमेंट होता है 57 नंबर लेंथेनॉइड। इस 57 लेंथेनम के बाद में जितने भी एलिमेंट आते हैं, वो सारे एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 4f होता है, यानी कि उनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो f ग्लोब में जाता है। ठीक है जी। अब बात करें यहाँ पर लेंथेनम की, तो इस लेंथेनम के बाद वाले टोटल 14 तत्व, लेंथेनम के बाद वाले 14 तत्व सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक, लेंथेनम के बाद वाले, लेंथेनम इस श्रेणी में शामिल नहीं होता है। लेंथेनम के बाद वाले जो 14 एलिमेंट होते हैं जो सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक, इन 14 तत्वों को हम क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड या लेंथेनॉइड श्रेणी कहते हैं। क्यों लेंथेनॉइड कहते हैं, क्योंकि ये लेंथेनम के बाद आते हैं। इनके अलावा इनका एक नाम और भी है, अंतर संक्रमण अंतर संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अंतर संक्रमण तत्व इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, इसको अलग करने वाले जो एलिमेंट होते हैं डी ब्लॉक, इस डी ब्लॉक को क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व या संक्रमण श्रेणी के तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक को क्या कहते हैं, संक्रमण श्रेणी या संक्रमण श्रेणी के तत्व। इस डी ब्लॉक के अंदर वर्ग नंबर 3 और 4 को अलग करने वाले जो तत्व होते हैं, वर्ग 3 और 4, डी ब्लॉक के वर्ग 3 और 4 को अलग करने वाले जो तत्व होते हैं, इनको विभेदित करने वाले जो तत्व होते हैं, वो टोटल 14 प्लस 14 तो लेंथेनॉइड और 14 एक्टिनॉइड, ये तत्व होते हैं। इन दोनों तत्वों को या इन दोनों श्रेणियों को, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को, इनको मिलाकर के हम इनका क्या नाम रखते हैं, अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी इनको कहा जाता है। अब बात करते हैं कि सर और कोई नाम, इनको किसी और नाम से भी जाना जाता है क्या? हाँ जी, बिल्कुल जाना जाता है। इनको दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। अब दुर्लभ मृदा क्योंकि जब इनको स्टार्टिंग में खोजा गया था तो ये ऑक्साइड के रूप में पाए गए थे और ये रेयर पाए जाते थे, बहुत ही कम पाए जाते थे, और बहुत ही कम पाया जाता है यानी कि दुर्लभ थे, इसलिए इनका दुर्लभ मृदा तत्व भी नाम पड़ गया। किनका? इन लेंथेनॉइड्स का। ठीक है जी। ये तो बात रही इनकी सामान्य इंट्रोडक्शन की कि सर लेंथेनॉइड नाम क्यों पड़ा इस श्रेणी का, लेंथेनॉइड बेसिकली होते क्या हैं। लेंथेनॉइड वे होते हैं जो लेंथेनम 57 एटॉमिक नंबर के बाद वाले 14 परमाणु जो होते हैं, 14 तत्व जो होते हैं, वो आपके लेंथेनॉइड्स कहलाते हैं। ठीक है जी। अब बात करता हूं कि सर इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, क्योंकि इनको एफ ब्लॉक के तत्व भी तो कहते हैं। तो सीधी सी बात है, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f1 से 14 5b0 से 1 6s2। आपको बहुत बार पूछा जाता है लेंथेनॉइडों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लेंथेनॉइडों का सामान्य एक नंबर का 101% ये सुनाता है। इंपॉर्टेंट है इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने आप याद रह जाएगा, कुछ नहीं है, जिनोन तो पहले आ ही जाएगा, x की ब्रैकेट में इसको बंद कर दिया, उसके बाद में कुछ नहीं लगेगा। ये क्या है, जिनोन क्यों भाई, क्योंकि जिनोन तक इसके उत्कृष्ट कैसे है, जिनोन उत्कृष्ट कैसे है, जिनोन तक के विन्यास के आगे ये विन्यास होता है। ठीक है जी। अब बात करें इसके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक 4f1 से 14 6 4f1 से
बच्चे 14 6D6H2 तो परमानेंट ही रहेगा, बीच में आती है डी सीरीज, डी में आएगा 5D0 से 1। ये है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग होता है, वो बताऊंगा। ये अगर सामान्य पूछ लिया जाए कि लेंथेनोइड श्रेणी का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो आप डायरेक्ट बोलोगे इस 4F बच्चे 14 5D0 से 1 6H2 और ये होता है। अब बात करता हूं कि कौन कौन से तत्व आपके लेंथेनोइड श्रेणी में मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर आपका नाम ये प्रतीक से रहेगा और ये इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा। सबसे पहले बात करता हूँ सीरियम, सी इसका प्रतीक रहेगा, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4F1 5D1 6H2 रहेगा। ठीक है जी। उसके बाद में बात करते हैं प्रोसोडायनियम। प्रोसोडायनियम की बात करूं Pr 4F3 5D0 6S2 रहेगा जी। ठीक है। उसके बाद में नियोडायनियम 4F4 5D0 6S2 रहेगा। प्रोमीथियम 4F5 5D0 6S2 रहेगा। सिमेरियम Sm इसका प्रतीक चिन्ह रहेगा 4F6 5D0 6X2। यूरोपियम 4F7 5D0 6S2 रहेगा जी। गैडोलिनियम बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है, बहुत ही ज्यादा बार पूछा जा चुका है। गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। क्यों पूछा जा चुका है? क्योंकि इस चीज को आप देखिए, यहां पर हमारे हिसाब से तो 4F8 5D0 6S2 होना चाहिए था, लेकिन अर्धपूरित पूर्णपूरित वाला नियम लग जाता है कि अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व अपूरित कक्षकों के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। अर्धपूरित या पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व अपूरित कक्षकों की तुलना में ज्यादा होता है। यहां पर अगर 5D0 होता और 4F8 होता तो ये कक्षक अपूरित होता, जबकि 5D1 कर दिया और 4F7 कर दिया तो ये 4F7 अर्धपूरित हो गया, क्योंकि टोटल F ब्लॉक में F कक्षकों में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। F में टोटल कितने F कक्षकों में 14 आते हैं टोटल, और अगर 5F7 यानी कि आधा आ गया, और आधा भरा हुआ ज्यादा स्थायी होता है अपूरित के मुकाबले। इसलिए यहां पर क्या है 4F7 5D1 6X2 इंपॉर्टेंट। एक ये इंपॉर्टेंट है, एक ये आपका ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर भी क्या है 4F3 है, ना कि 4F2। ठीक है जी। इसके बाद में बात करूं तो नेक्स्ट टर्बियम 4F9 5D0 6X2। उसके बाद में डाइसोप्रोसियम 4F10 5D0 6H2। उसके बाद में बर्नियम का 4F11 5D0 6H2। उसके बाद में इर्बियम का 4F12 5D0 6H2। थूलियम 4F13 5D0 6H2। इटरबियम और ल्यूटीशियम ये फिर से पूछे जाते हैं। ये ल्यूटीशियम बार-बार पूछा जाता है, इटरबियम भी बार-बार पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो 4F14 5D0 6H2, इसके बाद यहाँ पर 4F14 5D0, ये तो 5F में जाना चाहिए था, नहीं। क्यों? क्योंकि ये D में चला जाएगा ताकि ये 4F अक्सर पूर्णपूरित रहे, और पूर्णपूरित की जो स्थायित्व होता है वो क्या होता है ज्यादा। आज हमारी पहली क्लास थी लेंथेनोइड श्रेणी के बारे में। लेंथेनोइड श्रेणी की बात करें तो लेंथेनम 57 के बाद आने वाले 14 तत्वों की श्रेणी को हम लेंथेनोइड्स कहते हैं। आजकल इनको एक और नया नाम भी दे दिया गया है दोस्तों, लेंथेनोन। लेंथेनोन भी कहीं कहीं कहा जाता है, इनको लेंथेनोन भी कहते हैं। और दुर्लभ पर्दा तत्व इनका नाम है, अंतर संक्रमण तत्व भी इन्हें कहा जाता है। और अगर बात तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की और इनकी कौन कौन से तत्व है, तो आज का हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, आज हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। आज हम इंट्रोड्यूस हो चुके हैं कि लेंथेनोइड बेसिकली है क्या। कल हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या होती है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सी रहती है, +2 में सीरियम क्या करता है, +4 में क्या करता है, ये सब हम कवर करेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक
शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्लासेस तो स्टूडेंट्स, हमारी बात चल रही थी लेंथेनॉइड के बारे में, लेंथेनॉइड सीरीज के बारे में। हमारी यूनिट चल रही थी लेंथेनॉइड तत्व। हम बात कर रहे थे लेंथेनॉइड सीरीज के इंट्रोडक्शन के बारे में। हमने ये देखा था कि जो 57 लेंथेनम एलिमेंट होता है आवर्त में, उसके बाद में आने वाले जो 14 एलिमेंट है, जो 14 तत्व है ल्यूटीशियम तक, वो 14 तत्व आपके लेंथेनॉइड्स कहलाते हैं, या उनको लेंथेनोन, या उनको दुर्लभ मर्दा तत्व, या उनको अंतर संक्रमण तत्व, कुछ इस प्रकार का हमने नाम दिया था। जो लास्ट लेक्चर था हमारा वो इंट्रोडक्शन पार्ट था। हमने उसमें कवर किया था दोस्तों कि लेंथेनॉइड के जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो क्या होती है। हमने जो लेंथेनॉइड श्रेणी जो थी, जिसमें हमने ये कवर कर लिया था कि कौन कौन से एलिमेंट का क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहता है, क्या क्या प्रतीक चिन्ह रहता है और क्या क्या उनका नाम रहता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है लेंथेनॉइड का, वो होता है कि XE यानी कि जीनोन के बाद में 4F 1 से 14 6 4F 1 से 14 6D 0 से 1 और 6S2 5D 0 से 1 और 6S2। ठीक है जी, ये आपका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहता है। अब हम बात करते हैं कि सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने कल पढ़ लिया था सर कि कुछ इस प्रकार से जीनोन 4F 1 से 14 5D 0 से 1 6S2 ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहता है। हमने ये भी पढ़ लिया था कि जो गैडोलेनियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बार बार पूछा जाता है, क्योंकि वो वहां पर हाफ फील्ड वाली कंडीशन आ जाती है। ये सब हमने कवर किया था। आज हम एक और टॉपिक कवर करेंगे, वो है कि जो लेंथेनॉइड होते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था है जो बहुत ज्यादा स्थायी होती है, कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था है जो कुछ एक तत्वों में स्थायी होती है, बाकी में स्थायी नहीं होती है। तो बात करो लेंथेनॉइड की ऑक्सीडेशन स्टेट की, ऑक्सीकरण अवस्था की, तो देखिए स्टूडेंट्स +3 ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जितने भी लेंथेनॉइड है सारे के सारे +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। साथ में +2 और +4 कुछ ऐसे हैं जो +2 और +4 भी दर्शाते हैं। वो कौन से हैं? वो एक तो जहां पर पूर्णपुरित, अर्धपुरित और रिक्त कक्षकों की बात आ जाती है, यानी कि ऐसे कक्षक, ऐसे एलिमेंट जहां पर F कक्षकों की स्थायित्व का कोई मैटर आ जाता है। जहां पर भी स्थायित्व का मैटर आएगा वहां पर +4 भी क्या है, दर्शाई जाएगी। +3 तो सारे ही दर्शाते हैं, +3 तो हर एक एलिमेंट लेंथेनॉइड तत्व, हर एक लेंथेनॉइड तत्व दर्शाता है। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो +2 और +4 भी दर्शाते हैं। वो एलिमेंट कौन से हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अगर बात करूं कि सर ये क्या रीजन है कि ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था सारे के सारे लेंथेनॉइड तत्वों की स्थायी होती है। जितने भी लेंथेनॉइड सीरीज है, जो भी लेंथेनॉइड सीरीज है, 14 एलिमेंट जो है अपने लेंथेनम से स्टार्ट होने वाले और ल्यूटीशियम तक चलने वाली ये जो सीरीज है, इसमें +3 ऑक्सीकरण अवस्था सबकी स्थायी है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे एक सॉलिड रीजन है कि जो लेंथेनॉइड के प्रथम 3 आयनन विभव के मान होते हैं, प्रथम 3 आयनन विभव के मान, उनका योग बहुत कम होता है। प्रथम 3 आयनन विभव का योग जो होता है लेंथेनॉइड सीरीज के, वो आयनन विभव का मान या आयनन ऊर्जा का मान, आयनन एंथैल्पी का मान काफी कम होता है। अगर इन तीनों के योग को भी जोड़े तो कम होता है। इसलिए +3 को ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी, +3 सारी की सारी लेंथेनॉइड, चाहे वो यट्रियम ले लो, चाहे गैडोलेनियम ले लो, चाहे वो डायसोप्रिसियम ले लो, चाहे वो आप प्रोसोडेनियम ले लो, कोई भी ले लो, कोई भी एलिमेंट ले लो, चाहे वो आप थूलियम ले लो, सब के सब एलिमेंट में ये जो आपकी +3 ऑक्सीकरण अवस्था है वो स्थायी। अब बात करते हैं कि सर अगर इसकी +3 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी रहती है तो आप इसका कोई सॉलिड रीजन दे देता हूं आपको। आप यहां पर देखिए ये रिएक्शन कर रहा है धातु अणुओं के साथ, यानी लेंथेनॉइड धातु अम्लों के साथ रिएक्शन कर रही है और क्या कर रही है, हाइड्रोजन गैस। और यहां पर जो धनायन बन रहा है वो कितना बन रहा है, त्रिधनायन बन रहा है कि नहीं बन रहा? जी बन रहा है। यानी कि सर +3 ऑक्सीकरण अवस्था स्टेबल है, स्थायी है।
फिर अगर इसकी लैंथेनॉइड की जल के साथ अभिक्रिया करवा रहा हूं तो हाइड्रोक्साइड बन रहे हैं, वो भी क्या बन रहे हैं, एल्कोस थ्राइस। यहां पर भी हाइड्रोक्साइड में जुड़ रहे हैं तीन। यानी कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे थे, आपकी बात में 100% सत्यता है, आपकी बात को कोई झूठ नहीं कह सकता। बिल्कुल +3 जो ऑक्सीजन अवस्था है वो लैंथेनॉइड सीरीज की स्टेबल रहती है, स्थायी रहती है। तो आइए हम अब ध्यान देते हैं, अपने अध्ययन करते हैं +3 ऑक्सीजन अवस्था का रसायन, किसकी, लैंथेनॉइड की +3 ऑक्सीजन अवस्था का रसायन। सीरियम ओस्थ्राइस से लेकर के ल्यूटीशियम ओस्थ्राइस, यानी कि सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक ये हाइड्रोक्साइड है, ये भी हाइड्रोक्साइड है। सीरियम से जो अपनी +3 ऑक्सीजन अवस्था है वो ल्यूटीशियम तक स्थायी रहती है, और स्थायी रहेगी तो ये हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और ये ट्राई हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। सीरियम ट्राई ऑक्साइड से लेकर के ल्यूटीशियम ट्राई हाइड्रोक्साइड है। अगर क्षारीयता की बात करें कम होती जाती है। अगर इसकी क्षारीयता की बात करें, हाइड्रोक्साइड है, क्षारीय होंगे, बिल्कुल होंगे, 100% होंगे, कोई शक नहीं है। क्षारीयता इसकी सबसे ज्यादा और इसकी सबसे कम। यानी लेफ्ट से राइट जाओगे लैंथेनॉइड सीरीज में तो क्षारीयता इनके जो हाइड्रोक्साइड है उनकी कम होती जाएगी। इसके अलावा ये जो लैंथेनॉइड है, अगर ये +3 ऑक्सीजन अवस्था स्थायी है तो सीधी सी बात है ये ट्राई ऑक्साइड और ट्राई हाइड्राइड बनाएंगे, ट्राई ऑक्साइड और ट्राई हाइड्राइड बनाएंगे, ठीक है जी। उसके अलावा ये अगर लैंथेनॉइड ट्राई ऑक्साइड है, इसकी अभिक्रिया हम करवा देते हैं तो क्या बनेगा, ट्राई हाइड्राइड LnX3। यानी कहने का मतलब है कि सर आपकी बात में कतई कोई डाउट ही नहीं है, +3 ऑक्सीजन अवस्था का रसायन बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य है। लैंथेनॉइड की जो सबसे स्टेबल ऑक्सीजन अवस्था होती है वो +3 ऑक्सीजन अवस्था होती है। हाँ, अब यहाँ पर 2 और एग्जांपल दूंगा मैं आपको, जहां पर +2 और +4 भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। +2 भी काफी स्थायी रहती है, +4 भी काफी स्थायी रहती है। अगर बात करें हम +2 और +4 ऑक्सीजन अवस्था की, तो एक तो अपने पास है सीरियम की +4 ऑक्सीजन अवस्था बहुत ज्यादा स्टेबल रहती है, और एक है अपने पास यूरोपियम की +2 ऑक्सीजन अवस्था काफी स्टेबल रहती है। सीरियम की +4 और यूरोपियम की +2 ऑक्सीजन अवस्था क्या रहती है, काफी स्टेबल रहती है। इसका किस प्रकार पता चला, क्योंकि ये देख लीजिए सीरियम ट्राइफ्लोराइड बना रहा है, यानी टेट्राफ्लोराइड बना रहा है, अपना टेट्राहाइड्राइड बना रहा है। अब यहाँ पर सीरियम सल्फेट, सीरियम डाइसल्फेट, सीरियम की +2 और +4 दोनों ही काफी स्थायी रहती है। सीरियम की तीनों बोले तो 3 को तो मैंने कंप्लीट ही कर दिया वहां पे कि 3 तो रहेगी स्टेबल, +2 और +4 भी रहती है। सीरियम डाइहाइड्राइड बना रहा है, यूरोपियम डाइहाइड्राइड बन रहा है, सीरियम डाइऑक्साइड बन रहा है। सीरियम की +2 और +4, यूरोपियम की +4 खासतौर से यूरोपियम की ओनली +2 खासतौर से क्या रहती है, स्टेबल रहती है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है जी। इसका एक अभिक्रिया भी बता देता हूं, यूरोपियम ट्राइक्लोराइड की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन गैस के साथ टकरा जाती है क्या बनता है, यूरोपियम ट्राइक्लोराइड। यहाँ से क्लोरीन निकल रहा है। बेसिकली कहने का मतलब यही है कि सर यूरोपियम की जो ऑक्सीजन अवस्था है वो क्या रहेगी, +2, यानी कि +2 ज्यादा स्टेबल रहेगी, इसीलिए तो ये ट्राई हाइड्राइड से क्या बढ़ गया, वरना अगर ये स्टेबल होती तो ये इसके साथ ये क्यों करता ही नहीं। अगर ये स्टेबल होता, ये स्थायी होता, इसके साथ क्यों क्रिया करता, नहीं करता। तो कहने का मतलब है यूरोपियम और सीरियम की +2 ऑक्सीजन अवस्था, सीरियम की +4 ऑक्सीजन अवस्था भी क्या होती है, स्टेबल होती है। कुछ ऐसे एलिमेंट और भी हैं दोस्तों जिनकी +2 और +4 ऑक्सीजन अवस्थाएं होती हैं, स्टेबल नहीं होती है, स्थायी नहीं होती, अस्थायी होती है। अगर कोई चीज अस्थायी है, कोई चीज अगर स्टेबल नहीं है तो उनके बारे में ज्यादा अध्ययन नहीं करते, सिर्फ मैं नाम बता देता हूं कौन कौन सी होती है। अगर +2 की बात करूं तो क्या है, देखिए नियोडिमियम दर्शाता है, सिमियरियम दर्शाता है, गैडोलिनियम दर्शाता है, थूलियम दर्शाता है और इटरबियम भी दर्शाता है, ठीक है जी। ये +2 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं, लेकिन इनकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होती है। +4 कौन कौन सा,
Pr, नियोडियम, टर्बियम और डाइसोप्रोसियम। ये क्या है? प्रोफनेडियम, नियोडियम, टर्बियम और डाइसोप्रोसियम। ये क्या दर्शाते हैं? +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं, बट इनकी भी +4 ऑक्सीकरण अवस्था स्टेबल नहीं होती है। ठीक है जी, ये था आपका आज का टॉपिक ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनोइड्स। लैंथेनोइडों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं किस प्रकार की होती है, काफी बार पूछा जाता है। कौन कौन से एलिमेंट हैं जिनकी +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायी रहती है लैंथेनोइड में? ऐसा कौन सा एलिमेंट है लैंथेनोइड में जिसकी +2 और +4 दोनों ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी रहती है? 3 तो होती है। अब डायरेक्ट हम लोग स्टीरियम, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन बार-बार होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। कल हम कवर करेंगे आयनिक त्रिज्या और लैंथेनोइड कंट्रैक्शन, यानी लैंथेनोइड संकुचन और आयनिक रेडियस के बारे में। आज का हमारा टॉपिक ऑक्सीडेशन स्टेट यही पे खत्म होता है। क्लास में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बीएससी मैथ्स की क्लास में। तो देखिए स्टूडेंट्स, जुड़ जाइए आप सभी। आज एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं लैंथेनोइड यूनिट जो हमारी चल रही थी, उस लैंथेनोइड यूनिट के बारे में अध्ययन करने के लिए। हमारी लैंथेनोइड यूनिट जो चल रही थी, हमने सबसे पहले जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था, उस लेक्चर नंबर 1 में हमने लैंथेनोइड के बेसिक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में अध्ययन किया था। हमने पढ़ा था कि जो लैंथेनोइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f1 से 14, 5d0 से 1 और 6s2 होता है। अब हम बात करते हैं कि उसके बाद में हमने लैंथेनोइड की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ा था। हमने ऑक्सीकरण अवस्था पढ़ी थी कि लैंथेनोइड की +3 ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो काफी स्थायी रहती है, और उसके अलावा +2 व +4 ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी दर्शाई जाती है लैंथेनोइड्स के द्वारा। लेकिन ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं एक तो शीलियम की और एक अपना था वायु, ये टर्बियम, इन दो की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? ज्यादा स्टेबल होती है। ये हमने पढ़ लिया था। कब हमने पढ़ लिया था? ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, किसकी? लैंथेनोइड की। आज हम पढ़ने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। या तो ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज लैंथेनोइड कंट्रैक्शन या लैंथेनोइड संकुचन क्या होता है, या इसको घुमा करके पूछ लिया जाता है कि क्या कारण है कि द्वितीय संक्रमण श्रेणी व तृतीय संक्रमण श्रेणी के भिन्नता बिल्कुल भी एक दूसरे के विपरीत होता है। क्या कारण है कि दूसरे संक्रमण श्रेणी के तत्वों की जो धातु त्रिज्याएं होती है वो लगभग तृतीय संक्रमण श्रेणी की धातु त्रिज्याओं के बराबर होती है। ऐसे घुमा फिरा करके क्वेश्चन इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैंथेनोइड कंट्रैक्शन, लैंथेनोइड संकुचन के कुछ अनुप्रयोग भी पूछ लिए जाते हैं। बात करते हैं बेसिकली कि सर वो लैंथेनोइड कंट्रैक्शन या लैंथेनोइड संकुचन जो आप बता रहे हो, वो लैंथेनोइड संकुचन क्या चीज है क्या बेसिकली? तो मैं एक चीज बताता हूं आपको। हमें ये चीज पता है कि कोई भी एक एटम होता है परमाणु, उसके सेंटर में बिल्कुल क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, और उस नाभिक के चारों इस प्रकार से सेल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को कि एक न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के चारों ओर सेल्स में होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि ये न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, और ये भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। अब मैं बात करूँ कि कोई भी चीज की रेडियस क्या होती है, कोई भी सर्कल है उसकी रेडियस क्या होती है, कि सर आपका सेंटर पॉइंट से लेकर के आपकी जो परिधि होती है, उस परिधि तक के बीच की दूरी होती है, उसकी रेडियस होती है। उसी प्रकार अगर एटॉमिक रेडियस की बात करूं कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है, तो स्टूडेंट्स आप डायरेक्ट बोलोगे कि सर न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर के जो ये आउटर मोस्ट सेल होती है आपकी, उस आउटर मोस्ट सेल तक की जो दूरी होती है, इसको हम क्या कहते हैं सर? एटॉमिक रेडियस कहते हैं या परमाणु त्रिज्या कहते हैं। एटॉमिक रेडियस या परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अब यहाँ मैटर ये आता है कि जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती जाती है, क्या परमाणु संख्या, वैसे वैसे इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती जाएगी। यानी एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बिल्कुल इक्वल होते हैं कोई भी एलिमेंट में। जैसे जैसे किसी भी एटम, किसी भी एलिमेंट का परमाणु
संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे उसकी इलेक्ट्रॉन्स की नंबर बढ़ रही है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की नंबर बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, आकार बढ़ता जाएगा। परमाणु संख्या बढ़ेगी, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी और परमाणु का आकार भी क्या होता जाएगा दोस्तों, समझना इस चीज को। बहुत ही इजी वे में आपको इलेक्ट्रॉन प्रोडक्शन में बता देता हूं। परमाणु का आकार बढ़ेगा, हाँ जी बढ़ेगा सर। अब परमाणु आकार बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर चेंज बढ़ा। अब यहाँ पर क्या चीजें होंगी, ये हो चुकी न्यूक्लियस, जिसको हमें पता है कि जिसमें प्रोटॉन होते हैं, धनात्मक होता है। अब ये धनात्मक न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पे या इस इलेक्ट्रॉन पे या इस इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाता है, अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, आकर्षण बल। ये न्यूक्लियस जो है वो अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, लगाएगा कि नहीं लगाएगा स्टूडेंट्स, बताइए। लगाएगा, क्योंकि धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश को नहीं आकर्षित करेगा, अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, बिल्कुल बेसिक सी बात है। अगर इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है तो ये न्यूक्लियस क्या कोशिश करेगा, ये कोशिश करेगा कि इस परमाणु का आकार कुछ कम हो जाए। क्यों? क्योंकि आकर्षण का मतलब अपनी ओर खींचेगा, तो अगर इलेक्ट्रॉन इसकी ओर खींचे जाएंगे तो ये आकार इसका क्या हो जाएगा, कम। यानी कि जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो अट्रैक्शन फोर्स टू द न्यूक्लियस बढ़ता जाएगा और इसके हिसाब से तो आकार कम होना चाहिए। लेकिन क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। अब ये क्या करेंगे, ये इसको क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये अगर इनको प्रतिकर्षित करेंगे ना स्टूडेंट, तो ये प्रतिकर्षण बल और ये आकर्षण बल लगभग बराबर लगता है, कब, लगभग बराबर। कौन सी कंडीशन में, सिर्फ डी कंस्टेंट, डी कंस्टेंट। जहां बात डी कंस्टेंट तक की आती है तब तक ये जो प्रियक्षण प्रभाव अगर ये शिफ्टिंग जो हो रही है यहाँ पर, ये जो क्या हो रहा है, प्रियक्षण हो रहा है इसका, इस अट्रैक्शन फोर्स का किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाले प्रतिकर्षण बल के द्वारा, वो डी कंस्टेंट को बराबर होती है। यानी जितना बल ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को बाहरी इलेक्ट्रॉनों पर लगा करके उसको अंदर की ओर खींचने की कोशिश करते हैं, उतना ही बल क्या लग जाता है, उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लग जाता है, जो उस फोर्स को क्या कर देते हैं, लगभग नेगलेक्ट कर देते हैं, परिरक्षित कर देते हैं। अब बात क्या आती है, अब लेंथ और कॉन्ट्रैक्शन की बात आती है। बात आती है लेंथ और कॉन्ट्रैक्शन क्या है। तो जैसे जैसे लेंथ के बाद के जो एलिमेंट होते हैं, 14 एलिमेंट, उनको हम क्या कहते हैं, लेंथ स्टेज। जो लेंथ के बाद में ल्यूटेशियन तक के जितने भी 14 एलिमेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके लेंथ कहलाते हैं। इन लेंथ में कहानी क्या आती है दोस्तों, कि यहाँ पर लेंथ का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ जाता है, 4f। अब इन 4f की जो 4f कक्षकों की आकृति होती है, वो आकृति कैसी होती है, f ग्रुप की f कक्षकों की आकृति, f कक्षकों की आकृति कैसी होती है, जटिल। अब ये जटिल आकृति कॉम्प्लिकेटेड आकृति होती है। अब इसकी एक तो आकृति ऐसी होती है, दूसरी बात यहाँ पर क्या है, n-2 f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अंदर की साइड ज्यादा बढ़े जाते हैं, और अंदर की साइड ज्यादा बढ़ने के कारण जो प्रियक्षण प्रभाव होता है, जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो प्रतिकर्षण लगता है वो उतना नहीं लग पाता जितना डी में लग रहा था। एफ कक्षकों में जो प्रियक्षण था इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण था वो उतना नहीं लग पाता दोस्तों, जितना था डी कक्षकों में। इस कारण जो लेंथेनॉइड होते हैं उनका आकार जिस हिसाब से द्वितीय संक्रमण श्रेणी या प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का बढ़ रहा था उस अकॉर्डिंग नहीं बढ़ पाता। यानी कि जैसे परमाणु संख्या का बढ़ती जाती थी, आकार कंटिन्यूसली बढ़ता जाता था, लेकिन वो कंडीशन लेंथेनॉइड में आकर के बदल जाती है, वहां पर आकार उतना नहीं बढ़ पाता जितना बेसिकली बढ़ना चाहिए था। इस परिघटना को, इस घटना को हम क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड संकुचन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। आई बात समझ, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है या लेंथेनॉइड संकुचन क्या है, कि जो लेंथेनॉइड श्रेणी के तत्व है 14 एलिमेंट जो अपने लेंथेनॉइड से लेकर के ल्यूटेशियन तक के,
उनका परमाणु क्रमांक बढ़ता है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ बेसिक सी बात है कि आणविक त्रिज्या का मान या परमाणु त्रिज्या का मान क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, यानी परमाणु त्रिज्या का आकार बढ़ना चाहिए, यानी परमाणु का आकार बढ़ना चाहिए। लेकिन लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण है वो प्रतिकर्षण F कक्षों की आकृति ही ऐसी होती है, जटिल आकृति की उनमें ऐसा नहीं लग पाता जितना लगना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं वो N-2F कक्षों में जाते हैं, यानी कि वो केंद्र के अपने नाभिक के ज्यादा भीतर वाले कक्षों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसी वजह से लेंथेनॉइड का आकार बढ़ने की वजह कुछ कम हो जाता है। इस प्रकार की परिघटना को लेंथेनॉइड संकुचन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। आई बात समझ में आपको? अब बात करते हैं कि सर लेंथेनॉइड संकुचन के अनुप्रयोग क्या है, इसके क्या क्या अनुप्रयोग है। तो बात करेंगे हम लेंथेनॉइड संकुचन के अनुप्रयोगों की। हम देखेंगे कि जो द्वितीय संक्रमण श्रेणी है, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, अब इस द्वितीय संक्रमण श्रेणी में जो धनायन है उन धनायनों का आकार बड़ा होता है एज कंपेयर लेंथेनॉइड के मुकाबले द्वितीय संक्रमण श्रेणी के धनायनों का आकार बड़ा होता है, जबकि होना इनका ज्यादा चाहिए था बड़ा। कारण लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड संकुचन, द्वितीय संक्रमण श्रेणी के धनायनों का आकार, ठीक है जी। अब बात करते हैं बड़ा होगा क्यों, क्योंकि लेंथेनॉइड संकुचन आ जाता है इसमें। अब बात करते हैं घनत्व। अगर डेंसिटी की बात करूं तो द्वितीय संक्रमण श्रेणी का जो घनत्व होता है उसके मुकाबले लेंथेनॉइड का जो घनत्व होता है वो लगभग 2 गुना होता है, लगभग 2x, लगभग 2 गुना घनत्व। वो क्यों होता है दोस्तों? वो 2 गुना घनत्व इसीलिए होता है ताकि इसका आकार छोटा होता है। इस प्रकार से बहुत से अनुप्रयोग है। आपसे अपचायक गुणों के बारे में पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि द्वितीय संक्रमण श्रेणी के अपचायक गुण कुछ अलग प्रकार के होते हैं, लेंथेनॉइड के अपचायक गुण कुछ अलग प्रकार के होते हैं, ये क्या कारण है? इन सभी रीजनों का द्वितीय संक्रमण श्रेणी या लेंथेनॉइड के बीच में कोई भी कंपैरिजन आपसे पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आकार के बारे में पूछ ले, घनत्व के बारे में, अपचायक गुण के बारे में कुछ भी पूछ ले, आपका सीधा साधा आंसर होना चाहिए दोस्तों लेंथेनॉइड संकुचन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आई बात समझ? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ यही है कि लेंथेनॉइड सीरीज का आकार जो होता है तत्वों का वो परमाणु संख्या के साथ बढ़ना चाहिए, उस रेशियो में नहीं बढ़ पाता, उनका आकार कुछ कम हो जाता है। इस प्रकार की परिघटना को लेंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। क्यों होता है तब? क्योंकि F कक्षों की आकृति कुछ इस प्रकार की होती है। दूसरी बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो F कक्षों में भरे जाते हैं जो कि न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज रहते हैं, इसलिए जो नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर जो आकर्षण बल लगाया जाता है उसको परिरक्षित करने वाला जो बल इलेक्ट्रॉन के द्वारा डी कक्षों में जिस प्रकार लगाया जाता है वो उस प्रकार F कक्षों में नहीं लगाया जा सकता। इसी परिघटना को लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। आई बात समझ? ये था आज का आपका टॉपिक लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप सबका बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी इश्यू रहता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी वीडियो से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। बाय स्टूडेंट्स। वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बीएस केमिस्ट्री क्लास में। हमारी यूनिट चल रही थी लेंथेनॉइड के बारे में और लेंथेनॉइड तत्वों का रसायन हम पढ़ रहे थे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लेंथेनॉइड की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो किस प्रकार की होती है। अगर बात करें चुंबकीय प्रवृत्ति या चुंबकीय आघूर्ण की तो हम ये देखते हैं कि जब तक हम संक्रमण श्रेणी की बात करूं, अगर डी ब्लॉक की बात करूं तो संक्रमण श्रेणी में हम जब भी चुंबकीय आघूर्ण म्यू का मान निकालते हैं तो हम एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। वो फॉर्मूला रहता है अपना म्यू n प्लस 2 अंडर रूट। अब यहाँ पर जो n होता है वो n होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या होता है n क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब यहाँ तक ये बात है कि जो डी ब्लॉक होता है उस डी ब्लॉक में चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो
एक तो अपनी इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति और दूसरी एक इलेक्ट्रॉन की गति होती है कौन सी, कक्षीय गति। इन दो चीजों पे डिपेंड करता है। लेकिन डी ब्लॉक तक हम इस गति को नेगलेक्ट कर देते हैं। क्यों नेगलेक्ट कर देते हैं? नेगलेक्ट इसलिए कर देते हैं क्योंकि जो डी ब्लॉक में लिगेंड जो जुड़े हुए होते हैं केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, उन लिगेंडों का भी कुछ न कुछ क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण होता है। वो चुंबकीय आघूर्ण इनके चुंबकीय आघूर्ण के मान को उदासीन कर देता है और हम फिर सिर्फ और सिर्फ जो चक्रण गति होती है उसके कारण हम क्या करते हैं, म्यू का मान कैलकुलेट करते हैं। लेकिन वही रूल अगर हम लेंथेनॉइड श्रेणी में लगाएं और लेंथेनॉइड में जाकर के ट्राई करें तो वहां पर कुछ रिजल्ट हमें विपरीत मिलते हैं। वो रिजल्ट क्या मिलते हैं? जैसे कि यहाँ पर अपने पास एक फॉर्मूला है कि म्यू S = N+2, यानी कि n का मान जितना ज्यादा होगा उसका म्यू का मान भी क्या होना चाहिए, उतना ही ज्यादा होना चाहिए। है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम जाते हैं कहां, लेंथेनॉइड सीरीज में, बात करता हूं मैं F7 विन्यास वाले गैडोलिनियम की, जहां पर Gd+3 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, F7 है। F7 विन्यास का मतलब है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड है वो कितने हैं, 7। अगर 7 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये है कि लेंथेनॉइड जो सीरीज है उसमें सबसे ज्यादा जो चुंबकीय आघूर्ण का मान है वो इसका होना चाहिए, इसका Gd+3 का। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होता, इसका चुंबकीय आघूर्ण का मान सबसे अधिक नहीं होता। तो फिर किसका होता है? F9 विन्यास वाले डायसोप्रियम+3 Dy+3 और F10 विन्यास वाले HO3+। अब इन दोनों में बात करूं तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 और इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। इसमें 5 है, इसमें 4। अधिकतम अगर चुंबकीय आघूर्ण की बात करें लेंथेनॉइड सीरीज में तो अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण किसका होता है, इन दोनों का। अकॉर्डिंग टू द रूल होना किसका चाहिए था, Gd+3 का, लेकिन मिल किसका रहा है, हमें इन दोनों का मिल रहा है। यानी कहने का मतलब है कि जो अपना ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। कहां पर, लेंथ पर। काम क्यों नहीं करेगा, इसके पीछे भी एक रीजन है, इसके पीछे भी एक सॉलिड रीजन है। वो रीजन ये है कि जो आपकी लेंथेनॉइड सीरीज होती है इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहां चले जाते हैं, 4f। और 4f जो है वो काफी गहराई में स्थित होता है एज कंपेयर टू 6d, 6s और 6pc। यानी 6s और 6p जो कक्षक होते हैं उनके मुकाबले में जो 4f कक्षक होता है ये काफी गहराई में होता है। इस वजह से इसकी जो कक्षीय गति होती है उसके द्वारा उत्पन्न जो चुंबकीय आघूर्ण है उसको हम क्या नहीं कर सकते, नेगलेक्ट नहीं कर सकते, उसको हम नगण्य नहीं मान सकते। इसी वजह से चुंबकीय आघूर्णों के मान में क्या आता है, अंतर आता है। यहाँ पर जो F5 विन्यास वाला Sm+3 है, जहां पर इसके अंदर 5 अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब यहाँ पर तो आप बोलोगे कि सर इसमें 5 अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन थे, इसका अधिकतम था, यानी कि सर इसका फिर क्या होगा, इस डायसोप्रीनियम के साथ जैसा ही होगा, इसके साथ का ही होगा इसका। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसका जो चुंबकीय आघूर्ण का मान होता है वो न्यूनतम होता है। अब न्यूनतम तो उसका होना चाहिए जिसमें अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन की संख्या बिल्कुल ही कम हो, लेकिन यहाँ पर तो अयुग्मिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है और इस Dy+3 में भी 5 है। इसका तो चुंबकीय आघूर्ण का मान अधिकतम है और इसका चुंबकीय आघूर्ण का मान न्यूनतम है। ये बात फिर कैसे सेट होगी? ये बात ऐसे सेट होगी कि हम एक और नया फॉर्मूला पढ़ेंगे और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे कि किस प्रकार से हम लेंथेनॉइड श्रेणी जो होती है उसके चुंबकीय आघूर्ण के मान निकाल सकते हैं और किस प्रकार से हम उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। वो फॉर्मूला है आपके सामने ये वाला। यहाँ पर हम जो चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे वो कक्षीय गति और चक्रण गति दोनों गतियों को ध्यान में रखते हुए निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है, 4s+1 + l+1। यहाँ पर s क्या है, l क्या है, ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर s की बात करूं तो s होता है स्पिन क्वांटम संख्या, लेकिन यहाँ पर s क्या है, यहाँ पर परिणामी स्पिन क्वांटम संख्या, परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या। परिणामी यानी टोटल कितनी आएगी, परिणाम क्या निकलेगा वो।
वो कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला है ms into n। ये n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये ms क्या है, ms है स्पिन क्वांटम संख्या। और स्पिन क्वांटम संख्या के सिर्फ दो ही मान होते हैं, या तो क्या होगा +1/2 या क्या होगा -1/2। तो n क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉन, ms क्या है स्पिन क्वांटम संख्या, यानी कि सीधी सी बात है जो परिणामी सकरण क्वांटम संख्या, परिणामी नेट स्पिन क्वांटम नंबर का मान जो आएगा वो क्या होगा n/2, और वो कैसा होगा ±n/2। ठीक है, अब बात करते हैं L की। तो L क्या है, परिणामी कक्षीय संवेग क्वांटम संख्या। ये सकरण के कारण, L किसके कारण, कक्षीय गति, कक्षीय संवेग क्वांटम संख्या, और इसका मान क्या होता है एप्सिलॉन। L क्या होता है एजिमुथल क्वांटम। इन दोनों का मान अगर अपने को पता चल जाए तो हम जो मान निकालेंगे वो म्यू का मान आएगा। वो किसके लिए आएगा, वो म्यू का मान आएगा अपने पास लेंथेनॉइड श्रेणी के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके चक्रण चुंबकीय आघूर्ण का मान आता है। अब बात करते हैं एक नए वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक का नाम था रुदल सैंडर्स। इन्होंने भी एक फॉर्मूला दिया था। इन्होंने क्या दिया, इन्होंने एक नई क्वांटम संख्या बताई। आप बोलोगे सर क्वांटम संख्या तो 4 होती है, आज तक हमने सिर्फ 4 क्वांटम संख्या पढ़ी है, 5वीं क्वांटम संख्या हमने पढ़ी ही नहीं। बिल्कुल नहीं होती 5वीं क्वांटम संख्या, लेकिन इन्होंने सिर्फ लेंथेनॉइड के चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने के लिए इन्होंने बताया था। वो क्वांटम संख्या क्या दी थी इन्होंने, उसका नाम दिया था J। और उस J का मान क्या था, उस J का मान दो प्रकार का था, एक तो था L-S और एक था L+S। L-S कब होगा और L+S क्या कब होगा, इसके लिए देखिए कि J L-S अगर कोष में अर्धपूरित से कम इलेक्ट्रॉन है, F ब्लॉक है, F ब्लॉक में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 14 का अर्धपूर्ण कितना हो गया, अर्धपूर्ण कितना हो गया। अगर लेंथेनॉइड सीरीज का कोई भी एलिमेंट है और उसके अंदर उस F ब्लॉक में 7 से कम इलेक्ट्रॉन अगर हैं, यानी अर्धपूर्ण से कम इलेक्ट्रॉन है, तो इस J क्वांटम संख्या का यूज में लिया जाएगा और इसका मान होगा L-S। और अगर 7 से ज्यादा है तो यूज लिया जाएगा L+S। ठीक है जी। अब बात करते हैं L, ये जो J क्वांटम संख्या रुदल सैंडर्स ने जो बताई, इस J को ध्यान में रखते हुए एक नया फॉर्मूला दिया गया जो बिल्कुल लेंथेनॉइड श्रेणी की चुंबकीय प्रवृत्ति को दर्शाता है। लेंथेनॉइड श्रेणी के जितने भी एलिमेंट हैं 14 के 14 एलिमेंट, उन सब का चुंबकीय आघूर्ण का मान हम उससे ज्ञात कर सकते हैं। वो फॉर्मूला है कि μ = 3/2 + S+1 - L+1 डिवाइड बाय 2J+1, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे √J+1। इस फॉर्मूले के माध्यम से हम जितने भी लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट हैं उन सब का हम चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले के माध्यम से हमें पता चलेगा कि जो Gd+3 का चुंबकीय आघूर्ण का मान है वो अधिकतम ना होकर के Dy+3 और HO3+ का होता है, जबकि Sm+3 में 5 अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन होने के कारण भी उसका चुंबकीय आघूर्ण का मान न्यूनतम होता है। तो ये था आपका चुंबकीय प्रवृत्ति ऑफ लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइडों की चुंबकीय प्रवृत्ति इस प्रकार की होती है, उनके चुंबकीय आघूर्ण के मान किस प्रकार से निकाले जाते हैं और क्या-क्या तरीके से हम निकाल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत-बहुत गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से वीएस केमिस्ट्री क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, हमारी यूनिट चल रही थी लेंथेनॉइड तत्वों का रसायन या लेंथेनॉइड का रसायन, और हम बात कर रहे थे लेंथेनॉइड के बारे में। लेंथेनॉइड के बारे में जब मैं बात करूँ आपके लास्ट लेक्चर की, तो हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर रहे थे कि जो लेंथेनॉइड होते हैं उन लेंथेनॉइड में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, वो किस प्रकार की होती है। हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था कि जो लेंथेनॉइड होते हैं उन लेंथेनॉइडों में चुंबकीय प्रवृत्ति डी ब्लॉक के थोड़ी सी विपरीत होती है। यानी कि जिस प्रकार संक्रमण श्रेणी के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, संक्रमण श्रेणी के जितने तत्व होते हैं, हम उनमें जब बात करते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति की, तो हम जितने अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन होते हैं उन अयुग्मिक इलेक्ट्रॉनों को ध्यान में रखते हुए एक फॉर्मूला होता है μ √n+2, और उस फॉर्मूले के माध्यम से हम म्यू यानी कि चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कर सकते हैं। बात थी सिर्फ संक्रमण तत्वों, लेकिन
जो लैंथेनोइड श्रेणी है, जो लैंथेनोइड तत्व है जिन्हें हम अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं, अगर उनका चुंबकीय आघूर्ण अपने ज्ञात करना चाहें तो हम उस तरीके से ज्ञात नहीं कर सकते। उसके पीछे रीजन ये था कि जो लैंथेनोइड होते हैं उन लैंथेनोइडों में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 4f में पाया जाता है और 4f जो होता है वो काफी अंदर स्थित होता है, काफी गहराई में स्थित होता है। उसके अलावा ये है कि वहां पर कक्षीय गति के कारण कुछ चुंबकीय आघूर्ण होता है जिसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, उदासीन नहीं कर सकते। ऐसा हमने कल पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, जो आज जुड़े हैं वो लास्ट लेक्चर जाकर के देख सकते हो। थोड़ा सा लास्ट लेक्चर का रिवाइज करवाना जरूरी रहता है क्योंकि आपको फिर चीजें कंटिन्यू में जुड़ती हुई, कड़ी से कड़ी जुड़ती हुई अच्छे से समझ आती है। अब आज बात करते हैं हम एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वो टॉपिक रहेगा हमारा कि लैंथेनोइड तत्व जो होते हैं उनकी संकुलन प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है, वो संकुल बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते, बढ़ाते हैं किस प्रकार के बढ़ाते हैं, किस प्रकार की ही क्यों बढ़ाते हैं, इस प्रकार के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे कि जो लैंथेनोइड है उनकी संकुलन प्रवृत्ति किस प्रकार की है, वो संकुल किस प्रकार से बढ़ाते हैं, किसी भी लिगेंड के साथ किस प्रकार से बढ़ाते हैं। हम जब भी संकुल निर्माण के बारे में पढ़ते हैं तो दो शर्तें पढ़ते हैं। संकुल निर्माण के लिए दो शर्त होती है, वो दो शर्त है अधिक आवेश, छोटा हाँ जी, ऐसी बात पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? जब हम डी ब्लॉक के तत्व पढ़ते हैं, जब संक्रमण श्रेणी के तत्वों की संकुलन प्रवृत्ति पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं उच्च स्थितियों में, तो हम पढ़ते हैं कि अधिक आवेश और छोटा आकार, यानी जितना ज्यादा धनावेश होगा और जितना छोटा आकार होगा वो एलिमेंट उतना ही ज्यादा मजबूत संकुल निर्माण करेगा। लेकिन बात आई लैंथेनोइड की, तो लैंथेनोइड तत्वों पर पहली बात तो ये कि अधिकतम आवेश की बात करूं, हाँ कुछ एलिमेंट में +4 भी होता है, लेकिन ज्यादातर सथाई आवेश की बात करूं तो +3 होता है। और आकार की बात करूं तो आकार ठीक ठाक बड़ा होता है, आकार होता है लगभग लैंथेनोइड +3 धनावेश वाले आयनों का, धनायनों का 0.85 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 1.03 एंगस्ट्रॉम तक। कम आवेश बड़ा आकार होने के कारण लैंथेनोइड तत्वों में संकुलन की प्रवृत्ति बहुत कम पाई जाती है। रिपीट कर रहा हूं, कम आवेश बड़ा आकार होने के कारण लैंथेनोइडों में संकुलन की प्रवृत्ति कम पाई जाती है। आई बात समझ? जैसे कि अगर यहीं पर बात करूं मैं क्रोमियम +3 और Fe+3 की, तो देखिए दोस्तों क्रोमियम +3 जहां पर 0.45 एंगस्ट्रॉम इसका आकार होता है, वही आकार की बात यहाँ पर आयनिक जैसे हो रही है। आकार की बात ये कोई इसका आकार नहीं बता रहा है, ये आकार थोड़ी होता है ऐसा, ये इसकी आयनिक त्रिज्या है। आयनिक त्रिज्या की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करूं तो 0.63, यानी ये दोनों ही एलिमेंट, ये दोनों लैंथेनोइड के नहीं है, आवेश इनपे भी +3 है, लेकिन इनका आकार छोटा है। आकार छोटा होने के कारण इनमें जो कॉम्प्लेक्शन टेंडेंसी पाई जाती है, संकुल बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है, अच्छी पाई जाती है, जबकि इन लैंथेनोइडों में ऐसा नहीं है। इन लैंथेनोइडों में ऐसा कम पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनका आकार बड़ा है। अधिक आकार और कम आवेश के कारण लैंथेनोइडों में संकुल निर्माण की प्रवृत्ति बहुत कम होती है दोस्तों, ठीक है। अब मैं बात करूं तो सर फिर आप क्यों बता रहे हो? डायरेक्ट एक लाइन लिख दो, एक नोट लगा के लिख दो कि लैंथेनोइडों में आकार बड़ा, आवेश कम होने के कारण संकुल बनाने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। ऐसा तो मैंने नहीं कहा, ऐसा तो मैंने नहीं बोला कि नहीं पाई जाती, मैंने बोला कम पाई जाती है। तो इसका मतलब पाई तो जाती है। फिर कौन से लिगेंडों के साथ? तो लैंथेनोइड जो होते हैं वो ऐसे लिगेंड, कौन से ऐसे लिगेंड जो कठोर हार्ड बेस जो होते हैं, प्रबल क्षार जो होते हैं, ऐसे लिगेंडों के साथ संकुल बढ़ाते हैं। अब ऐसे क्षार कौन से होते हैं? कठोर क्षार या प्रबल क्षार वे होते हैं जहां पर ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन
इस प्रकार के दाता परमाणु जुड़े होते हैं। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन जैसे दाता परमाणु जुड़े होते हैं, जिनमें दो चीजें मैन है। वो दो मैन क्या है? एक तो अधिक विद्युत ऋणात्मक है, एक तो ये अधिक ऋण विद्युत है। दूसरी बात है कि इनका क्या नहीं होता? ध्रुवण नहीं होता है। एक तो ये अधिक ऋण विद्युत होते हैं, दूसरा इनका ध्रुवण कम होता है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन जैसे दाता परमाणु कठोर क्षारों में उपस्थित होते हैं। यानी कि लैंथेनोइड संकुल बनाएंगे सर, लेकिन किसके साथ? कठोर क्षारों के साथ। कठोर क्षारों के साथ क्यों बनाएंगे? क्योंकि कठोर क्षारों में दाता अणु जो होता है, दाता परमाणु जो पाया जाता है, वो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन जैसा होता है, जो एक तो अधिक ऋण विद्युत होता है, दूसरी बात है इनका ध्रुवण भी नहीं होता। अब बात करता हूं मैं लैंथेनोइड की। अगर संकुल बनाते हैं तो फिर संकुल बनाने की प्रवृत्ति किस हिसाब से होती है? तो संकुल बनाने की प्रवृत्ति आवेश बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है। आवेश बढ़ने पर संकुलन प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। आवेश जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे लैंथेनोइडों की संकुल बनाने की प्रवृत्ति भी क्या होती जाएगी दोस्तों? बढ़ती जाएगी। कैसे? यानी लैंथेनोइड जहां पर प्लस 4 ऑक्सीजन अवस्था वाला होगा वो जल्दी संकुल बनाएगा, फिर ये और फिर ये। जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे लैंथेनोइडों की संकुलन प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करूं पूरी लैंथेनोइड सीरीज को एक साथ बताना चाहूं तो लैंथेनम से लेकर के ल्यूटीशियम, लैंथेनम से लेकर के ल्यूटीशियम तक की क्या होती है? सीरीज होती है, लैंथेनोइड सीरीज। यहां आकार आपको पता है लैंथेनोइड संकुचन के कारण कम होता जाता है, और आकार कम होता जाएगा यानी छोटा आकार यानी संकुलन प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। यानी लैंथेनम से लेकर के ल्यूटीशियम तक जाते हैं तो संकुलन प्रवृत्ति बढ़ती है। यानी लैंथेनम से लेकर के ल्यूटीशियम तक जाने पर संकुलन प्रवृत्ति क्या होती है? बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, लैंथेनोइड संकुचन की वजह से इनका आकार कम होता जाता है। अच्छा, वही अगर बात चली जाए कि सर आपने यहाँ पर ये बता दिया कि लैंथेनोइड प्लस 3, लैंथेनोइड प्लस 4 यानी कि आवेश के साथ इनकी संकुलन प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। आप तो मेरे को ये बता दो कि सर कहीं ऐसा हो जैसे कि आपको एक एग्जांपल सीरियम प्लस 3 आ जाए और यहाँ पर एक जीडी प्लस 3 आ जाए। अब इसमें संकुलन किसका प्रवृत्ति किसमें ज्यादा होगी संतुलन की? तो सीधी सी बात है, ये बड़ी बात ध्यान रखना। परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ेगा और अगर आवेश समान है तो परमाणु क्रमांक जिसका ज्यादा होगा उसकी संकुलन प्रवृत्ति लैंथेनोइड में ज्यादा होगी। आई बात समझ में? अब बात करते हैं कि ऐसा कोई एग्जांपल जहां पर संकुल बनाने की प्रवृत्ति यानी कि जैसे एक तो ईडीटी है, एनसीएस, इस प्रकार के जितने भी लिगेंड है, ईडीटी हो गया, एनसीएस हो गया, इस प्रकार के लिगेंड जो कि प्रबल क्षार के रूप में पाए जाते हैं, इनके साथ ज्यादातर लैंथेनोइड क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अगर एक एग्जांपल की बात करूं तो NO3 नेगेटिव जो एक बाइडेंटेड लिगेंड है, द्विबंधुक लिगेंड है, इसके साथ भी लैंथेनोइड कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। कैसे बनाते हैं? कुछ इस प्रकार से एक कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। ये आपका एक एग्जांपल है कि किस प्रकार से आपके लैंथेनोइड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। 5 से 7 बातें बताई हैं किस प्रकार से आवेश बढ़ने के साथ संकुलन प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, किस प्रकार से ये संकुलन बनाने की प्रवृत्ति बहुत कम रखते हैं, कम क्यों रखते हैं, आकार बड़ा होने के कारण रखते हैं। और बात करें कि सर अगर बनाते भी हैं तो किसके साथ? कठोर क्षारों के साथ, लिगेंड कठोर क्षार के रूप में होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 10 से 20 बार रिपीट हो चुका है कि लैंथेनोइडों में संकुल बनाने की प्रवृत्ति को समझाइए। तो दोस्तों जो आपके सामने 4-5 लाइनों का चिट्ठा रखा है, ये बेसिक सी लाइनें जो मैंने बोल के आपको वर्बली बताई है और जो समझाया है, एक्सप्लेन किया है, अगर इसको थोड़ा सा दिमाग में रख लोगे
तो ये 5-7 लाइन लिखते हैं आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। तो ये था आपका कॉम्प्लेक्शन टेंडेंसी या संकुल बनाने की प्रवृत्ति ऑफ लैंथेनॉइड्स। मिलते हैं कल आपके साथ इसी यूनिट को लेकर के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी इशू आपको क्लास से रिलेटेड होता है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बीएस केमिस्ट्री क्लास में। देखिए स्टूडेंट्स, हमारी यूनिट चल रही थी लैंथेनॉइड और हम पढ़ रहे थे लैंथेनॉइडों का रसायन। हम लैंथेनॉइडों के रसायन में लास्ट टॉपिक जो हमने कवर किया था वो था कि कॉम्प्लेक्स टेंडेंसी ऑफ लैंथेनॉइड्स, यानी कि लैंथेनॉइडों की जो संकुल बनाने की प्रवृत्ति है वो हमने लास्ट लेक्चर में अध्ययन किया था। हमने देखा था कि लैंथेनॉइडों में संकुल बनाने की प्रवृत्ति है वो बहुत ही कम पाई जाती है। कम इसलिए पाई जाती है क्योंकि एक तो उनका आकार बड़ा होता है और दूसरा उनके ऊपर जो आवेश होता है वो आवेश बहुत कम होता है। इस वजह से लैंथेनॉइड जो होते हैं वो बहुत ही कम संकुल बनाते हैं। अगर संकुल बनाते भी हैं तो वो किसके साथ बनाते हैं? वो स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि प्रबल क्षारों के साथ वो संकुल बनाते हैं, बाकी वो संकुल नहीं बनाते। तो हमने कॉम्प्लेक्स टेंडेंसी अब पढ़ ली थी। अब हम पढ़ेंगे आज कि जो लैंथेनॉइड है वो लैंथेनॉइड कहाँ पाए जाते हैं और किस प्रकार से उनको पृथक किया जाता है। यानी कि जितने भी एलिमेंट अपने पाए जाते हैं वो ज्यादातर एलिमेंट खनिज और एसिड के रूप में पाए जाते हैं। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई धातु हो चाहे अधातु हो, ज्यादातर है वो ज्यादातर खनिज या एसिड के रूप में पाए जाते हैं। तो उसी प्रकार से लैंथेनॉइड्स भी हैं, वो सारे के सारे लैंथेनॉइड्स एसिडों के रूप में पाए जाते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। वो एक कौन सा है? प्रोमीथियम। प्रोमीथियम जो लैंथेनॉइड है वो खनिज या एसिड के रूप में ना पाया जाकर वो पाया जाता है एक बीटा उत्सर्जक के रूप में। अब बीटा उत्सर्जक की बात करूं तो यानी कि किसी भी एक नाभिक के विघटन से, किसी भी नाभिक का अगर विखंडन होगा, बीटा विखंडन करेंगे हम, किसी भी नाभिक का बीटा डीके करेंगे तो वहां से हमें प्राप्त होता है प्रोमीथियम। और वो नाभिक कौन सा होता है? वो नाभिक होता है यूरेनियम। यूरेनियम 92-238। इस एलिमेंट का जब हम क्या करते हैं, नाभिकीय विखंडन करते हैं तो हमें एक बीटा उत्सर्जक के रूप में एलिमेंट मिलता है। वो एलिमेंट है आपका कौन सा? प्रोमीथियम। यानी कि प्रोमीथियम को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे लैंथेनॉइड्स जो है वो लैंथेनॉइड्स कहां पाए जाते हैं? एसिडों के रूप में या खनिज के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि प्रकृति से पाए जाते हैं। आपके सामने क्वेश्चन पुट होगा कि ऐसा कौन सा लैंथेनॉइड है जो प्रकृति से नहीं पाया जाता। आप आंसर होना चाहिए प्रोमीथियम। या आपसे क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन भी पुट हो सकता है। वो क्वेश्चन ये होगा कि प्रोमीथियम जो लैंथेनॉइड है वो प्रकृति से नहीं पाया जाता, क्यों? इसीलिए नहीं पाया जाता प्रकृति में क्योंकि यह एक बीटा उत्सर्जक तत्व है और यह पाया जाता है यूरेनियम 92 के विघटन से, इसके नाभिकीय विघटन से ये प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कि तो बाकी जो है वो एसिड, कौन से एसिड के रूप में पाए जाते हैं लैंथेनॉइड? तो सबसे पहले है मोनोजाइट। मोनोजाइट जो एसिड है यानी कि एक ऐसा एसिड है जिसमें सभी प्रकार के लैंथेनॉइड पाए जाते हैं। लैंथेनम से लेकर के ल्यूटीशियम तक जो 14 एलिमेंट है मैंने प्रोमीथियम को छोड़ दे तो बाकी 13 बच गए। 13 के 13 जो लैंथेनॉइड है वो ये मोनोजाइट के एसिड होते हैं। यानी इस मोनोजाइट के अंदर सारे के सारे लैंथेनॉइड्स पाए जाते हैं। इसके अलावा जीनोटाइप व बेनेसाइन ये दो प्रकार के एसिड और हैं जिनमें लैंथेनॉइड्स पाए जाते हैं। अब बात करूं मोनेजाइट की, तो मोनेजाइट एक रेत के प्रकार का होता है, यानी एक ऐसी रेत है जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट पाए जाते हैं। काफी भारी रेत होती है। मुख्य तौर पर अगर बात करूं तो ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया 3 देशों में मुख्यतः पाई जाती है और ये इंडिया में तटीय स्थलों पर बहुत ज्यादा पाई जाती है। अब बात करते हैं कि सर अगर आपको मोनेजाइट एसिड प्राप्त हो गया तो उस मोनेजाइट एसिड से आप लैंथेनॉइड कैसे प्राप्त करोगे? क्योंकि हम तो लैंथेनॉइड में क्या पढ़ते हैं? सीरियम पढ़ते हैं, ट्रिटियम पढ़ते हैं, प्रोमेथियम पढ़ते हैं, गैडोलिनियम पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं। और आप बोलते हैं मोनोजाइट, यानी हमें तो मोनोजाइट प्राप्त हुआ और हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए ट्रिटियम, सीरियम, गैडोलिनियम, इस प्रकार से तो उनको पृथक किया जाता है। खनिज जो भी प्राप्त होते हैं वो एसिडों के रूप में पाए जाते हैं और उनको फिर पृथक करके शुद्ध रूप में तत्वों को प्राप्त किया जाता है। वो पृथक्करण का जो मेथड है वो मेथड क्या रहेगा? तो सबसे पहले जो भी खनिज हमें प्राप्त होता है उसका हमें करना पड़ता है सांद्रण, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन
करनी पड़ती है। वो कैसे करेंगे? खनिजों का सांद्रण करने के लिए हमारे पास अलग अलग विधि रहती है। अगर बात करूं मोनेजाइट के सांद्रण की या लैंथेनोइडों के सांद्रण की, जो खनिज में पाए जाते हैं, तो इनके सांद्रण करने के लिए हम एक तो जो गोल्ड के लिए यूज करते हैं वो मेथड यूज करेंगे, जो सोना प्राप्त करने के लिए मेथड यूज करते हैं वो मेथड यूज करेंगे। वो मेथड कौन सा है? वो मेथड है अपना गुरुत्वाकर्षण विधि। गुरुत्वाकर्षण विधि। अब ये गुरुत्वाकर्षण विधि क्या है? गुरुत्वाकर्षण विधि ये है कि जैसे कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे तो कुछ ऐसे भारी जो एलिमेंट्स होंगे वो अलग हो जाएंगे। यानी गुरुत्वाकर्षण विधि से कुछ अशुद्धियां होंगी जो इस मोनेजाइट एसिड में प्राप्त मौजूद होंगी, वो अशुद्धियां अलग हो जाएंगी। उसके अलावा गुरुत्वाकर्षण मेथड के अलावा भी एक मेथड और यूज किया जाता है, वो है मैग्नेटिक मेथड या चुंबकीय विधि। यानी कि चुंबक की सहायता से ही जो चुंबकीय प्रकार की इसमें अशुद्धि होगी, यानी जैसे कि लोहे की अशुद्धि है, कोई ऐसी मेटल की अशुद्धि है जो चुंबक की ओर आकर्षित होती है, वो अशुद्धियां किस प्रकार से अलग हो सकती है? वो अशुद्धियां अलग हो सकती है चुंबकीय विधि से। यानी कि इस रेत के अंदर, इस मोनोजाइट प्रकार की रेत के अंदर चुंबक को हम अगर ले जाएंगे तो वो चुंबकीय अशुद्धियों को अलग कर देंगे। इन दो मेथडों को यूज करने के बाद हम खनिज का सांद्रण कर लेते हैं। अब ये जो सांद्रित खनिज हमें प्राप्त हुआ है, इसका हम करवाएंगे भंजन। भंजन क्या है? भंजन एक रासायनिक मेथड है। इसमें हम जो भी खनिज, सांद्रित खनिज हमें प्राप्त हुआ है, उस खनिज का हम अभिक्रिया करवाते हैं। अभिक्रिया किस किस के साथ करवाते हैं? एक तो हम करवाते हैं अभिक्रिया H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ, अम्लों का रखा सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके साथ। और दूसरा हम करवाते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इन दोनों के साथ मेथड अलग अलग रहता है। H2SO4 के साथ अगर बंधन करवाओगे तो इसका अलग विधि रहेगी, और अगर NaOH के साथ कराओगे तो अलग रहेगी। जैसे हमें पता ही है इन दोनों की नेचर जो होती है, इन दोनों की प्रकृति जो होती है वो अलग होती है। ये अम्लीय होता है, ये क्षारीय होता है, तो यानी कि इनके भंजन का मेथड भी क्या रहेगा? अलग रहेगा। H2SO4 के साथ बंधन करवाने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है, जबकि NaOH के साथ करवाने की भी प्रक्रिया अलग है। इन दोनों मेथडों से हम भंजन की प्रक्रिया को जैसे ही कंप्लीट करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाते हैं लैंथेनोइड लवण। यानी लैंथेनोइड जो थे वो प्रॉपर लैंथेनोइड तत्व नहीं मिलते, हमें लैंथेनोइड लवण मिल जाते हैं। अब जो लैंथेनोइड लवण हमें प्राप्त होंगे, उन लैंथेनोइड लवणों को एक और अन्य विधि के द्वारा पृथक करके हम अलग अलग लैंथेनोइड्स को प्राप्त कर सकते हैं। अब वो लैंथेनोइड लवण जो हमें प्राप्त हुए हैं, उनको पृथक करने के लिए दो विधियां कौन कौन सी है? पहली विधि है पुरानी और रूढ़ विधि, यानी कि जो प्राचीन काल से चली आ रही है, काफी टाइम से चली आ रही है, उसी विधि का यूज करेंगे। दूसरी विधि है आधुनिक विधि। एक तो है प्राचीन रूढ़ विधि और दूसरी है अपने पास आधुनिक विधि। इनमें अंतर क्या है? प्राचीन विधि जो है उसमें हम वही यूज में लेते हैं, जैसे कि प्रभाजी क्रिस्टल करवा देंगे, या उसका अवक्षेपण करवा देंगे, अवक्षेप बना लेंगे, या उसका ऑक्साइड बना लेंगे उसमें अपघटन करवा करके, या फिर संयोजकता प्रकार से, यानी कि संयोजकता में इनके अंतर रहता है। ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है लैंथेनोइड की, वो हमें पता है कि अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है, तो उस प्रकार से हम अलग कर सकते हैं। जबकि आधुनिक विधि में हम नई टेक्निक को यूज में लेते हैं। नई टेक्निक कौन सी है? नई टेक्निक की बात करें तो GC गैस क्रोमेटोग्राफी, PC पेपर क्रोमेटोग्राफी, और उसके अलावा आयन विनिमय विधि, ऐसी बहुत सी नई मेथड भी है, उसका हम यूज में लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे पुरानी और रूढ़ विधियों के बारे में। पुरानी विधियां कौन कौन सी है जिसका यूज कर करके हम लैंथेनोइडों का क्या कर सकते हैं? निस्तारण कर सकते हैं, या इनको अलग अलग प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले है प्रभाजी क्रिस्टलन। प्रभाजी क्रिस्टलन से क्या है? जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है क्रिस्टलन, यानी कि क्रिस्टल बन जाए। कैसे बन जाए? लैंथेनोइड जो सीरीज है, लैंथेनोइड जो श्रेणी है, उसमें लैंथेनोइड से लेकर के ल्यूटीशियम तक एलिमेंट होते हैं। लैंथेनोइड के बाद से स्टार्ट होकर ल्यूटीशियम तक के जो 4 एलिमेंट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? लैंथेनोइड सीरीज कहते हैं। अब इस लैंथेनोइड से लेकर के इस ल्यूटीशियम तक जैसे जैसे जाते हैं, वैसे वैसे विलीयता घटती है। वैसे वैसे क्या होता है? विलीयता कम होती जाती है। अगर विलीयता कम होगी तो ये अलग अलग सॉल्यूशन में अलग अलग टाइप के विलीय होंगे। यानी सबसे पहले लैंथेनम विलीय होगा और उसके लास्ट में
अगर किसी भी सॉल्यूशन में हम अगर विलय कर रहे हैं तो लास्ट में कौन होगा, ल्यूटिशियम, क्योंकि विलयता का क्रम क्या है, घटता हुआ है। तो इनको प्रभाजी क्रिस्टलन मेथड ये है कि हम इसको कोई सॉल्यूशन में डालेंगे, डालते ही जो लैंथेनम होगा वो सबसे पहले क्रिस्टल बनाएगा, जो पहले क्रिस्टल बनाएगा वो अलग कर लेंगे, जो बाद में बनाएगा। और विलयता का हमें क्रम पता है कि घटता हुआ है, तो घटता हुआ क्रम है तो सबसे पहले हम लैंथेनम को अलग कर लेंगे, उसके बाद में उसको आगे के आने वाले एलिमेंट्स को अलग कर लेंगे। दूसरा मेथड है प्रभाजी अवक्षेपण। एक तो मेथड था क्रिस्टल का, यानी हम क्रिस्टल बना के अलग कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा टिपिकल रहता है। अब नेक्स्ट है वो है प्रभाजी अवक्षेपण, यानी हम पीपीटी बना ले, अवक्षेप बना ले, प्रेसिपिटेट बना ले। वो प्रेसिपिटेशन कैसे होगा, वो कैसे होगा कि जिस प्रकार से इसकी विलयता कम है उसी प्रकार से इसकी क्षारीयता का क्रम भी कुछ इसी प्रकार से रहता है। इसकी क्षारीयता का क्रम भी क्या रहता है, जैसे जैसे लैंथेनम से ल्यूटिशियम की हो जाते हैं वैसे वैसे इसकी क्षारीयता भी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है। अब इसकी क्षारीयता अगर कम हो रही है तो ये क्षारों के साथ रिएक्शन भी उसी क्रम में करेंगे जिस प्रकार से इनकी क्षारीयता है। यानी कि अगर जैसे ही इस लैंथेनोइड श्रेणी के लैंथेनोइडों को हम एनोड्स के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये हाइड्रोक्साइड उसी क्रम में बनाएंगे जिस क्रम में इनकी क्षारीयता है। जो सबसे ज्यादा क्षारीय है वो सबसे पहले बनाएगा और जो सबसे कम क्षारीय है वो सबसे लास्ट में। तो इसी प्रकार से इनकी एनोड्स के साथ रिएक्शन करके प्रेसिपिटेट भी हम प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले जो लैंथेनम के पास वाले हैं वो बनाएंगे, उसके लास्ट में जो ल्यूटिशियम के पास वाले हैं वो बनाएंगे। तीसरा मेथड है ऊष्मीय विघटन। जिस प्रकार से इनका विलयता और क्षारीयता कम होती जाती है उसी प्रकार से इनका जो ऊष्मीय दाब होता है वो भी क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है लैंथेनम से लेकर के ल्यूटिशियम। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही हम लैंथेनम से ल्यूटिशियम तक इनका ऊष्मीय अपघटन का मतलब है कि जब इसको हीट देते हैं, इसको ताप देते हैं, तो ताप देने पर ये ऑक्साइड बनाएंगे। जब हमारे पास लवण है, लैंथेनोइडों के क्या प्राप्त हुए, यहाँ से देखो लैंथेनोइडों के लवण प्राप्त हुए, हम इन लवणों का पृथक्करण कर रहे हैं। तो ये जो लवण है अपने पास, इन लवणों में या तो नाइट्रेट या तो सल्फेट, इस प्रकार के लैंथेनोइड लवण मिलेंगे। अब इन नाइट्रेट या सल्फेट लवणों को जैसे ही हम गर्म करेंगे तो जो पहले सबसे पहले होगा वो लैंथेनम के पास वाले होंगे, वो सबसे पहले क्या बना लेंगे, ऑक्साइड बना लेंगे। और जैसे जैसे उनके ऑक्साइड बढ़ेंगे हम उन ऑक्साइडों को क्या कर लेंगे, अलग कर देंगे। लास्ट एंड फाइनल विधि है वो है संयोजकता परिवर्तन। जैसा कि हमने ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनोइड्स, जो हमारा लेक्चर नंबर 3 था, उस लेक्चर में हमने कवर किया था कि ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो लैंथेनोइडों की वो लैंथेनोइडों की ऑक्सीकरण अवस्था +3, +4 और +2, ये 3 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। अब ये जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है, ये सारे के सारे लैंथेनोइड, लैंथेनम से लेकर के ल्यूटिशियम तक, चाहे इटरबियम ले लो, चाहे सीरियम ले लो, चाहे क्रोमेथियम ले लो, कोई भी एलिमेंट उठा के देख लो, ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है सारे के सारे लैंथेनोइड। लेकिन कुछ ही लैंथेनोइड ऐसे हैं जिनकी +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है, जैसे कि सीरियम। सीरियम की +2 और सीरियम की +4, ये दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट स्थायी रहती है। उसी प्रकार से अगर बात करूं इटरबियम की भी क्या रहती है, +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था क्या रहती है, स्टेबल रहती है, स्थायी रहती है। यानी कि अगर इस प्रकार के सीरियम और इटरबियम के लवण अगर कुछ लवणों में मौजूद है तो उनको हम संयोजकता परिवर्तन के माध्यम से अलग कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, हम उनका ऑक्सीडेशन करवा देंगे, और जैसे ही ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो सीरियम का ऑक्सीडेशन तुरंत क्या हो जाएगा, +3 से +4 या +2 के अंदर अपचयन भी हो सकता है। उसी प्रकार से इटरबियम का क्या है कि +3 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी है, लेकिन इसका अगर अपचयन करवाएंगे तो +2, और अगर इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो इसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, और ये +4 वाले ऑक्साइड बना देंगे। इनको हम संयोजकता परिवर्तन करके भी अलग कर सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार से लैंथेनोइडों की प्राप्ति होती है और किस प्रकार से हम लैंथेनोइड जो प्राप्त हुए उन लवणों को हम अलग कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लैंथेनोइडों को पृथक करने की आधुनिक विधि, यानी कि जो नई विधि है जिसमें हम गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, आयन विनिमय विधि के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आयनों को एक्सचेंज करके हम किस प्रकार से लैंथेनोइडों को प्राप्त कर सकते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बीएस केमिस्ट्री क्लास में। स्टूडेंट्स, हमारी यूनिट चल रही थी लैंथेनोइडों का रसायन और हम पढ़ रहे थे लैंथेनोइडों के बारे में। जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो लेक्चर था हमारा कि किस प्रकार से हम लैंथेनोइड है उनकी प्राप्ति किस प्रकार से होती है और जो प्राप्ति ऐसे के रूप में होती है उसको हम फिर पृथक किस प्रकार से कर सकते हैं, उनको शुद्ध रूप में प्राप्त किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हमने कल पढ़ा था कि जो लैंथेनोइड होते हैं उनमें एक प्रोमेथियम नाम का लैंथेनोइड है जो कि बीटा उत्सर्जक के रूप में पाया जाता है। बाकी सारे के सारे लैंथेनोइड जो होते हैं वो एसिड के रूप में प्राप्त होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि प्रकृति से प्राप्त होते हैं सारे के सारे लैंथेनोइड, एक सिर्फ प्रोमेथियम को छोड़ करके। प्रोमेथियम जो है वो यूरेनियम के नाभिकीय विघटन से प्राप्त होता है और ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है कि ऐसा कौन सा लैंथेनोइड है जो प्रकृति से प्राप्त नहीं होता, तो आपका आंसर रहेगा प्रोमेथियम। और क्यों, तो इसका रीजन ये है क्योंकि ये प्रकृति से इसलिए प्राप्त नहीं होता क्योंकि ये एक बीटा उत्सर्जक है और यूरेनियम नाभिक के विघटन से प्राप्त होता है। अब बात करते हैं अपने लैंथेनोइडों के पृथक्करण या प्राप्ति की। तो प्राप्ति जैसे कि मैंने आपको बता दिया एसओ के रूप में होती है। कल हमने पढ़ा था जीनोटाइप, बोनेसाइट और मोनोसाइट प्रकार के जो एसिड है उनसे हमें लैंथेनोइड प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं कि उनको फिर पृथक कैसे किया जाए। तो पृथक करने के लिए आपको दो विधि बताई थी। प्रथम विधि ये थी कि जो लैंथेनोइड होते हैं उन लैंथेनोइडों को हम अलग कर सकते हैं पुरानी रूट विधियों से। और वो पुरानी विधियां कौन सी थी? वो थी प्रभाजी क्रिस्टलन, यानी कि सर क्रिस्टल प्राप्त करके। दूसरी थी कि ऊष्मीय विघटन से, ऊष्मीय विघटन से भी हम प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार की पुरानी विधियां थी जो काफी पुराने टाइम से प्रचलित है। दूसरी विधि है आधुनिक विधि या नई विधि, जो आजकल के टाइम में बहुत ज्यादा प्रचलित है और बहुत ज्यादा उपयोगी भी है। क्योंकि वो आजकल आधुनिक विधियां जो है वो आजकल बहुत ज्यादा फेमस इसलिए है, एक तो टाइम बहुत कम लगता है और एक जो कॉस्ट होती है वो भी बहुत कम होती है। तो बात करें आधुनिक विधियों की, तो आधुनिक विधियों में 5 से प्रकार के अपने मेथड पढ़ेंगे। पांचों मेथडों से हम किस प्रकार से लैंथेनोइडों को अलग अलग पृथक कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला है अपने पास आयन विनिमय विधि, यानी आयन एक्सचेंज मेथड। जैसा कि नाम से पता चल रहा है आयन एक्सचेंज, यानी कि आयनों का कुछ विनिमय होगा, आयनों का कुछ अदला बदली होगी और हमें लैंथेनोइड प्राप्त हो जाएंगे, लैंथेनोइड हम प्राप्त कर लेंगे। कैसे करेंगे? इस प्रकार से करेंगे कि इस आयन विनिमय विधि में हम क्या लेंगे? कॉलम लेंगे, या हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं स्तंभ। ठीक है, एक स्तंभ लेंगे और उस स्तंभ में क्या डाल देंगे? रेजिन। कौन सा रेजिन? आयन विनिमय रेजिन। ऐसा रेजिन जो आयनों का विनिमय करता है, आयनों का आदान प्रदान करता है, ऐसा रेजिन उस कॉलम में डाल देंगे, उस स्तंभ में डाल देंगे। ऐसा कॉलम जो आयन विनिमय रेजिन को भरे हुए है उस कॉलम में हम फिर लैंथेनोइड डालेंगे। अब आयन विनिमय रेजिन कौन कौन से हो सकते हैं? तो यहाँ पर हम 2 प्रकार के यूज लेंगे। एक तो लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और दूसरा लेंगे हम SO3H टाइप का अम्ल, यानी या तो H2SO4 लेंगे, सीधी सी बात है, या लेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल या SO3H प्रकार का रेजिन जो कि एक आयन विनिमय रेजिन है उसको हमने स्तंभ में डाल दिया और उस स्तंभ में भी हम डालेंगे क्या? Ln+3 का मतलब है लैंथेनोइड +3, यानी सारे के सारे लैंथेनोइडों की +3 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है। हमें अच्छे से इस बात को पढ़ लिया है ऑक्सीकरण अवस्था वाले लेक्चर में। तो हम क्या करेंगे कि इन लैंथेनोइडों को डालेंगे उस कॉलम में जिस कॉलम में रेजिन भरा हुआ है, आयन विनिमय रेजिन। जैसे ही डालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? आयनों का एक्सचेंज होगा। अब ये जो आयन एक्सचेंज करके इस रेजिन के साथ चला जाएगा और अपने क्या बना लेगा? Ln रेजिन और प्लस में H पॉजिटिव हमें प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप है, पहले स्टेप में हमने क्या किया? कॉलम में रेजिन डाला हुआ था और उस रेजिन में हमने लैंथेनोइड आयन डाला। सेकंड स्टेप रहेगा कि अब जो ये Ln रेजिन बन चुका है, अब इसको हम जल से ट्रीट कर देंगे। जल से ट्रीट करने का मतलब है या जल से धो देने का मतलब है कि जल के साथ अभिक्रिया करवा देंगे। जल के साथ अभिक्रिया करने पर ये H+ निकल जाता है। अब जो हमारे पास Ln रेजिन है इसके अंदर हम मिलाएंगे या तो अमोनियम साल्ट्रेट या साइट्रिक एसिड। क्या? या तो अमोनियम साल्ट्रेट
अमोनियम साइट्रेट या साइट्रिक एसिड। अमोनियम साइट्रेट या साइट्रिक एसिड, ये दोनों चीज जैसे ही हम मिलाएंगे अमोनियम साइट्रेट या साइट्रिक एसिड तो ये रिएक्शन होगी और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एलन साइट्रेट, यानी कि लैंथेनोइड साइट्रेट प्रकार का एक लवण हमें प्राप्त हो जाएगा। अब ये लवण क्या है, जैसे जैसे कॉलम के अंदर है वो जो लैंथेनोइड पहले आते हैं सीरीज में वो जल्दी जल्दी नीचे बैठते जाते हैं और हमें लैंथेनोइड अलग से प्राप्त हो जाते हैं। यह मेथड है आपका आयन था, कुछ नहीं, पहले रेजिन था, रेजिन के अंदर हमने लैंथेनोइड डाले, फिर आयनों का विनिमय हुआ, उसके बाद में हमने अमोनियम साइट्रेट और साइट्रिक एसिड का यूज किया और हमने लैंथेनोइड साइट्रेट लवण बना लिए। अब ये कॉलम में धीरे धीरे नीचे बैठते जाएंगे और हमें अलग से प्राप्त होते जाएंगे। अब दूसरा विधि है हमारे पास, वो है विलायक निष्कर्षण विधि। विलायक निष्कर्षण विधि का मतलब है कि अलग अलग लैंथेनोइडों की विलेयता भी अलग अलग होती है। कल हमने पढ़ा था कि विलेयता का कारण कुछ इस प्रकार से होता है कि लैंथेनम से लेकर के लुटेशियम तक जब जाते हैं तो विलेयता घटती जाती है, विलेयता घटती जाती है, यानी कि लैंथेनोइडों की जो विलेयता है वो लैंथेनम की सबसे ज्यादा होती है और लुटेशियम की सबसे कम होती है। इस विलेयता घटती जाएगी, इसका मतलब है कि किसी चीज के साथ इनको विलय करके अलग किया जा सकता है, क्योंकि सबसे पहले लैंथेनम विलय हो जाएगा, उसके बाद में अलग। तो यहाँ पर अपने यूज लेंगे कार्बनिक विलायक, और उन कार्बनिक विलायकों में जैसे ही इस घोल को या इस मिक्सचर ऑफ लैंथेनोइड्स को मिक्स करेंगे तो अलग अलग लैंथेनोइड अलग अलग टाइम पर उसमें विलय हो जाएंगे। अब वो कार्बनिक विलायक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन से यूज में लेंगे, वो है हमारे पास दो, टीबीपी ट्राईब्यूटिल फोस्फेट, एक तो यूज में लेंगे हम ट्राईब्यूटिल फोस्फेट और दूसरा है डाई-2-एथिल-हेक्सिल फोस्फोरिक अम्ल, डाई-2-एथिल-हेक्सिल फोस्फोरिक अम्ल और एक टीबीपी ट्राईब्यूटिल फास्फेट। इन दोनों कार्बनिक विलायकों में जैसे ही हम इन मिक्सचर ऑफ लैंथेनोइड को मिक्स करेंगे तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग लैंथेनोइड्स मिक्स हो जाएंगे, विलय हो जाएंगे और हम उनको अलग अलग प्राप्त कर लेंगे। ये काफी अच्छी विधि है, सबसे बेस्ट विधि तो ये मानी जाती है क्योंकि ये उपयुक्त है और कम टाइम में हो जाती है। ये विधि भी काफी अच्छी है, इसमें कम से कम 10 से 20 हजार बार क्या करवाना पड़ता है, हमको क्रिस्टलीकरण करवाना पड़ता है, तब जाके गैडोलिनियम जो है, गैडोलिनियम लैंथेनोइड, उसको हम किलोग्राम की मात्रा में भी प्राप्त कर सकते हैं इससे मेथड विलायक निष्कर्षण विधि के द्वारा। ठीक है जी, अब बात करते हैं अपने पीसी पेपर क्रोमेटोग्राफी की। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी का मतलब है कि ऐसी विधि जिसमें हम ग्राफ की सहायता से अलग कर सकते हैं। गैस क्रोमेटोग्राफी में गैस का यूज होगा, पेपर क्रोमेटोग्राफी में पेपर का यूज होगा और टीएलसी थिक जो अपनी लेयर क्रोमेटोग्राफी है वहां पर एक ऐसी केमिकल का यूज होगा जो थिन लेयर बनाता है। ये तो नाम से ही पता चल रहा है। क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात करूं तो हमें पता है कि जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे आरएफ वैल्यू का मान घटता जाता है। अब दिमाग में बात आ रही है कि आरएफ वैल्यू क्या है, तो आरएफ वैल्यू पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो ग्राफ बनाते हैं वो आरएफ वैल्यू के अकॉर्डिंग बनते हैं। अब ये आरएफ वैल्यू है क्या, आरएफ वैल्यू एक अनुपात होता है। किसका अनुपात होता है कि किसी भी यौगिक की उसके विलयन में उस विलयन के द्वारा तय की गई दूरी और उस यौगिक के द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात। ये कोई एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में विलायक कितनी दूरी तय कर रहा है और यौगिक कितनी दूरी तय कर रहा है, इस चीज का अनुपात जो होता है उसको हम आरएफ फैक्टर या आरएफ वैल्यू कहते हैं। अब ये आरएफ वैल्यू का मान जो है वो एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे घटता जाता है। अब जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती जाती है, यानी लैंथेनम जो 57 पे आता है, इसके जस्ट बाद वाला 58, इसके जस्ट बाद वाला 59, जैसे जैसे इसका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे आरएफ वैल्यू का मान घटता जाएगा और आरएफ वैल्यू का मान घटता जाएगा तो हम पेपर क्रोमेटोग्राफी की सहायता से भी लैंथेनोइड्स को अलग कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। अगर बात करें पेपर की तो पेपर DI-20 पेपर यूज करते हैं हम ज्यादातर इस प्रकार की क्रोमेटोग्राफी में। अब बात करते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि
इसेंट्रोल व सीवर्स नाम के दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले गैस क्रोमेटोग्राफी लैंथेनॉइड के लिए यूज की। इन्होंने क्या किया कि बेंजीन विलियन में लैंथेनॉइड टीएचडी संकुलों को, अभी लैंथेनॉइड टीएचडी संकुल क्या है? अब ये एक प्रकार के ऐसे संकुल है जहां पर लैंथेनॉइडों का संकुल बनाया जाता है टीएचडी के साथ। अब ये टीएचडी क्या है? टीएचडी का फुल फॉर्म होता है 2266 ट्राई हेक्सिल हेप्टेन 35 हेप्टेन डाइओन। 2266 ट्राई हेक्सिल 35 हेप्टेन डाइओन। इसके साथ संकुल बना होता है लैंथेनॉइड का। अब ये लैंथेनॉइड इसके साथ संकुल बना के रखते हैं। इस संकुल का बेंजीन के साथ पहले तो विलयन बनाया जाता है, बेंजीन के इसको घोला जाता है और घोलने के बाद में गैस क्रोमेटोग्राफी के द्वारा इनको अलग अलग कर दिया जाता है। यानी अलग अलग गैस में इनकी जो अवशोषण क्षमता या विलेयता होती है वो अलग अलग होती है। उसको अलग अलग गैस को अलग अलग टाइम पे अवशोषित करते हैं, उसके आधार पर ग्राफ बना लेते हैं और फिर हम इनको अलग करते हैं। ये आपका जीसी है। और उसके बाद में थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो सिलिका जेल का यूज करके डैमियन ने टीएलसी तैयार की, थिन लेयर तैयार की और उन्होंने एसएम इटरबियम, गैंडोलिनियम और टर्बियम ये चार प्रकार के लैंथेनॉइड इन्होंने आइसोलेट कर दिए थे, पता लास्ट में है संकुल निर्माण। ये जो संकुल निर्माण होता है, ईडीटीए जो होता है वो संकुल बनाता है लैंथेनॉइड के साथ। क्यों? क्योंकि ईडीटीए एक प्रबल क्षार है। वैसे तो लैंथेनॉइड की संकुल बनाने की प्रवृत्ति जो होती है वो बहुत ही कम होती है, यानी लैंथेनॉइड बहुत कम संकुल बनाते हैं, लेकिन प्रबल क्षारों के साथ ये क्या कर लेते हैं, संकुल बना लेते हैं। कठोर क्षारों के साथ ये संकुल बना लेते हैं। ईडीटीए के साथ अगर संकुल बनाने की बात करूं तो अलग अलग लैंथेनॉइडों की अलग अलग प्रवृत्ति होती है संकुल बनाने की। तो संकुल बना करके भी इनको हम क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आधुनिक विधि लैंथेनॉइडों को पृथक करने की। तो ये यहाँ पर समाप्त होता है। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में एक और लेक्चर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बीएस केमिस्ट्री क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, हमारी यूनिट चल रही है लैंथेनॉइड। हम पढ़ रहे थे लैंथेनॉइडों के रसायन के बारे में। हम पढ़ रहे थे कि जो लैंथेनॉइड के बाद 4 एलिमेंट होते हैं ल्यूटिशियम तक के, वो हमारी लैंथेनॉइड सीरीज कहलाती है। हम लैंथेनॉइडों के अध्ययन के बारे में पढ़ते हुए ये पढ़ चुके थे कि किस प्रकार से लैंथेनॉइड जो होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +3 स्थायी होती है, +2 और +4 भी दर्शाते हैं। सीडियम और इटरबियम ये हमने कवर कर लिया था, जो पीछे चैनल पर प्लेलिस्ट मौजूद है लैंथेनॉइड्स बीएससी केमिस्ट्री करके, वहाँ पे ये सारे के सारे लेक्चर पीछे के मौजूद है। आज ये हमारा इस यूनिट का लेक्चर नंबर 8 है और आज का हमारा ये लेक्चर जो लगभग शायद सेकंड लास्ट लेक्चर होगा इस यूनिट का, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर बात करूँ मैं आज के लेक्चर के बारे में कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो लैंथेनॉइड होते हैं वो लैंथेनॉइडों के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट यौगिक क्या क्या पढ़ते हैं। ऐसे कौन से यौगिक हैं लैंथेनॉइडों के जो महत्वपूर्ण होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। बात करें अपने महत्वपूर्ण यौगिकों की, तो उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि जिस प्रकार से हमने ऑक्सीडेशन स्टेट में पढ़ा था कि लैंथेनॉइड जो होते हैं वो +2 +3 और +4, ये तीनों ही प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है लैंथेनॉइडों की स्टेबल होती है, स्थायी होती है। यानी कि लैंथेनॉइड जो होते हैं वो इस हिसाब से तो डाई, ट्राई और टेट्रा हैलाइड बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं जी। हम पढ़ेंगे, हम सीडियम टेट्रा हैलाइड के बारे में भी पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सीडियम डाई हैलाइड के बारे में भी। लेकिन बात करूं मैं सारी लैंथेनॉइड सीरीज की एक साथ, तो उनकी +3 ऑक्सीजन अवस्था जो होती है वो स्थायी होती है। यानी कि पूरी की पूरी सीरीज में सारे 14 के 14 तत्व जो होते हैं वो +3 ऑक्सीजन अवस्था जरूर दर्शाते हैं। अब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं, इसका मतलब है हैलाइडों के साथ ये रिएक्शन करेंगे, बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे। लेकिन क्लोराइड और ब्रोमाइड के साथ तो इनके ट्राई हैलाइड ज्ञात है, आयोडाइड के साथ नहीं। बात करें इनके हैलाइडों की कि आयोडाइड के साथ इनके हैलाइड नहीं बढ़ते हैं, ना ही ज्ञात है। क्लोराइड और ब्रोमाइड के साथ इनके हैलाइड जो भी ट्राई हैलाइड
मौजूद है काफी ज्यादा। यानी सीधी सी बात है सर, लैंथेनोइड ट्राइहैलाइड बनाते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यौगिक, महत्वपूर्ण यौगिक जो लैंथेनोइड सीरीज के एलिमेंट हैं, जो तत्व हैं लैंथेनोइड सीरीज के, वो महत्वपूर्ण यौगिक क्या क्या बनाते हैं। सीरियम के यौगिकों के बारे में आज पढ़ेंगे हम। सीरियम के साथ कुछ यौगिक कैसे बनते हैं। सीरियम जो एक लैंथेनोइड है जो +2 +3 और +4 तीनों प्रकार की ऑक्सीजन व्यवस्था स्थायी होती है उसकी बहुत सारे यौगिक बनते हैं। वो यौगिक सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा उपयोग है उनका। आप उपयोग की बात करूं तो चाहे आप इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, यानी कि इंडस्ट्री को उसका यूज देख लो, चाहे आप उनका उद्योगों में कोई भी प्रकार से उपयोग, जैसे रंग रोगन बनाने में, जैसे कि आपका कोई कांच की फैक्ट्री में और कोई और सिंथेसिस की फैक्ट्री है, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल यूज है उसका। उसके अलावा सिंथेसिस में भी बहुत ज्यादा यूज है, क्योंकि यह एक प्रबल ऑक्सीकारक भी होते हैं। जो सीरियम के यौगिक बनेंगे, जो भी हम पढ़ेंगे, सीरियम सल्फेट या सीरियम डाइऑक्साइड या सीरियम हैलाइड, वो प्रबल ऑक्सीकारक, प्रबल अपचायक, अलग अलग उनके स्पेसिफिकेशन होंगे। तो उनका यूज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और यूज इंपॉर्टेंट है इसीलिए ये यौगिक महत्वपूर्ण भी है। आज बात करते हैं सबसे पहले सीरियम डाइऑक्साइड CeO2। कोई भी चीज के बारे में हम पढ़े, कोई भी रसायन के बारे में हम पढ़े, तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या रहेगी, उसको बनाएंगे किस प्रकार से। तो बनाने की अगर बात करूं तो सीरियम डाइऑक्साइड बहुत इजी तरीके से बन सकता है। सीरियम का ऑक्सीडेशन करवाना होता है, थोड़ा सा गर्म करते ही सीरियम की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ होती है, ये डायरेक्ट सीरियम डाइऑक्साइड बना देता है। कुछ नहीं है, जो ऑक्सीजन तो वातावरण में मौजूद होती है, सीरियम को गर्म करेंगे, सीरियम डाइऑक्साइड बन जाएगा। बेसिक। दूसरी विधि के बाद सीरियम डाइनाइट्रेट की अभिक्रिया अगर वायु की उपस्थिति में करवा दी जाए। अब अभिक्रिया क्या करवानी है वायु की उपस्थिति में, इसको भी गर्म करना है। जैसे ही गर्म करोगे एरोबिक गैस निकल जाएगी और सीरियम डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। टू मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको मैंने सीरियम डाइऑक्साइड की बता दी है। अब आपको ये जब पता चल जाए कि कोई चीज किस प्रकार से बन रही है, तो कैसे बन रही है भाई, कोई भी चीज किस प्रकार बन रही है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहता है कि सर वो कैसी बन रही है। अगर बात करें उसके फिजिकल प्रॉपर्टी की, उसके भौतिक गुणों की, तो उसके भौतिक गुण क्या होते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो भौतिक गुण होते हैं जैसे क्रिस्टलीय ठोस है, यानी कहने का मतलब है सफेद कलर की क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस का मतलब है क्रिस्टलीय आकार का होता है। जैसे नमक क्रिस्टलीय होता है, चीनी क्रिस्टल प्रकार में पाई जाती है, क्रिस्टल फॉर्म में पाई जाती है। तो यानी मोटा-मोटी बात यह है कि सफेद क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। उसके बाद में ये एक स्थायी का उदासीन पदार्थ है, स्टेबल है, उदासीन है। स्थायी भी है और उदासीन भी है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर बात करूं इसकी रासायनिक गुणों की, ये रसायनों के साथ, अन्य केमिकल्स के साथ किस प्रकार से रिएक्ट करता है, तो ये अम्ल क्षारों के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता। नो रिएक्शन विद अम्ल एंड क्षार, एसिड और बेसों के साथ ये कोई प्रकार की अभिक्रिया नहीं करता। सीरियम डाइऑक्साइड का इनसे कोई लेना देना नहीं रहता है। अब बात करें प्रबल अपचायक की उपस्थिति में अम्लों में विलयन बनाया जा सकता है। प्रबल अपचायक की उपस्थिति में, प्रबल अपचायक की बात करूं तो आप ले लीजिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे प्रबल अपचायक, ये प्रबल अपचायक होता है जो जल्दी से अपचायक कर दे किसी चीज का। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे प्रबल अपचायकों की उपस्थिति में ये अम्लों में विलयन बनाया जा सकता है, अम्लों में इसको घोला जा सकता है प्रबल अपचायक। ठीक है जी। अब बात करते हैं नए सीरियम के यौगिक की, वो है सीरिक सल्फेट। SO4 नेगेटिव जो एक सल्फेट आयन है, अगर उसके दो मॉलिक्यूल दिए जाए तो सीरियम डाइसल्फेट बनता है या सीरिक सल्फेट, इसको हम बोल सकते हैं सीरिक सल्फेट। अभी सीरिक सल्फेट बनता किस प्रकार है, कुछ नहीं है, जो ऊपर आपने सीरियम डाइऑक्साइड बनाया था, इसमें आप डाल दो अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 एसिड। जैसे इसमें H2SO4 एसिड डालोगे सीरियम डाइऑक्साइड में, इसको थोड़ा सा गर्म करोगे, गर्म करने के पश्चात हमारे पास आपका ये सीरिक सल्फेट बन जाएगा और इसमें आपका वाटर जल निकल जाएगा। ठीक है जी। बात करें इसके भौतिक गुणों की, तो यह पीले रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है। जहां ऊपर वाला सफेद था ये येलो कलर है। सीरियम सल्फेट का ऑक्सीडेशन, सीरिक सल्फेट की बात करूं तो ये पीले रंग के क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं। यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है, यानी प्रबल ऑक्सीकारक का मतलब है कि ये किसी भी यौगिक का आसानी से क्या कर सकते हैं,
ग्रहण कर सकते हैं। पर्पल स्टेबल ऑक्सीडाइड धातु सल्फेटों के साथ द्वित लवण बनाते हैं। अगर जब इनकी रिएक्शन धातु सल्फेटों के साथ, यानी किसी ये भी एक सल्फेट है सिलिक सल्फेट, अगर इसके साथ कोई और धातु सल्फेट जैसे पोटेशियम सल्फेट आ गया, सोडियम सल्फेट आ गया, अगर इनके साथ अगर इनकी रिएक्शन करवा दी जाए सिलिक सल्फेट की, तो ये धातु सल्फेटों के साथ, नीचे आपके साथ एग्जांपल भी है, K2SO4.CeSO4.2 द्वित लवण बना देते हैं। ये द्वित लवण जो होते हैं वो जलीय होते हैं। ठीक है जी, ये है आपके सीरियम डाइऑक्साइड और सिलिक सल्फेट। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे सिलिक हैलाइड और सीरियम फोर्थ आयन का विलयन। विलयन में सीरियम फोर्थ आयन, यानी कि जो विलयन होता है उसमें Ce4 पॉजिटिव आयन होते हैं, वो किस प्रकार से काम करते हैं। नेक्स्ट क्लास में वो हम कवर करेंगे। हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से सीरियम टेट्रा हैलाइड जो होते हैं वो सिर्फ टेट्रा फ्लोराइड ही बनते हैं। सीरियम टेट्रा फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड नहीं बनते। क्लोराइड बनते हैं लेकिन शुद्ध रूप में आज तक इन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये हम कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक छोटा सा टॉपिक था, महत्वपूर्ण लेंथेनोइड यौगिक कौन से होते हैं। दो मैंने आपको आज करवा दिए, दो मैं कल करवा दूंगा। उसके बाद एक छोटी सी बात बचेगी कि इन यौगिकों का उपयोग क्या होता है, अनुप्रयोग क्या होता है, वो कवर करते हुए हम इस यूनिट का समापन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए लेक्चर में। तब तक के लिए हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे सारी की सारी प्लेलिस्ट मौजूद है। जो भी नए स्टूडेंट जुड़ते हैं वो एक बार प्लेलिस्ट जाकर जरूर देखिए। सारा का सारा चैप्टर यहाँ पर कवर करवा दिया जाता है। आपको जो इम्पोर्टेंट रहता है उसमें से कुछ भी छूटता नहीं, तो देख सकते हो आप। और अगर आपको पढ़ाई हुआ अच्छे से समझ आता है तो वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर करें। कोई इश्यू रहता है, डाउट रहता है तो भी करें। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बीएस केमिस्ट्री क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, हमारी यूनिट चल रही थी लेंथेनोइडों का रसायन, और हम पढ़ रहे थे लेंथेनोइडों के जो यौगिक होते हैं उनके बारे में। महत्वपूर्ण यौगिक लेंथेनोइड कौन कौन से पढ़ा रहे हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने ये जाना था लास्ट लेक्चर में, जो लेक्चर नंबर 8 था हमारा, कि लेंथेनोइड जो होते हैं उनमें सीरियम के यौगिक जो होते हैं वो काफी महत्वपूर्ण यौगिक रहते हैं। सीरियम के साथ जितने भी यौगिक बनते हैं, चाहे वो सीरियम के हैलाइड मान लो या सीरियम के ऑक्साइड हो, चाहे वो सीरियम किसी सॉल्यूशन में अगर अपने आयन भी दे रहा है, आयन के सॉल्यूशन में अगर बन रहा है सीरियम का, तो वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी कि लेंथेनोइडों के जो कुछ महत्वपूर्ण यौगिक है वो यौगिक सीरियम के ज्यादा उपयोगी है, बाकी इतने ज्यादा उपयोगी नहीं है। लेकिन सीरियम के जो यौगिक होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सीरियम ऑक्साइड के बारे में अध्ययन भी कर लिया था। आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा वो लेक्चर रहेगा कि जो लेंथेनोइड है उन लेंथेनोइड यौगिकों के अनुप्रयोग क्या रहते हैं, यानी कि उन लेंथेनोइड यौगिकों के यूज क्या रहते हैं, उपयोग क्या रहते हैं। भाई कहाँ यूज में कहाँ लिया जाता है। कोई भी चीज के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहला काम रहता है अपना कि इसको कैसे बनाया। कैसे बनाने के बाद में हमें ये अध्ययन करना होता है कि ये कैसा बना, संरचना कैसे है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है, ये केमिकल्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है, केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी रहेगी, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, बीपी क्या रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट। ये सब पता करने के बाद में हमारा मुख्य काम ये रहता है कि चलो कोई चीज हमने बना ली लेकिन वो काम क्या है। तो आज हम देखते हैं कि जो लेंथेनम के बाद में 14 एलिमेंट आते हैं, लेंथेनम से लेकर के ल्यूटीशियम तक 14 एलिमेंट, जिनको हम लेंथेनोइड श्रेणी भी कहते हैं, अंतर संक्रमण तत्व भी कहते हैं। उनका यूज कहाँ है और किस प्रकार से है। सबसे पहले बात करता हूं मैं सिलिक हैलाइड के बारे में, जो सीरियम का एक यौगिक होता है सिलिक हैलाइड CeX4, क्योंकि हमें पता है सीरियम जो होता है सीरियम की तीनों ऑक्सीकरण अवस्था है। कौन कौन सी? +2, +3 और +4, तीनों ही ऑक्सीकरण अवस्थाएं स्टेबल होती है। तीनों ही ऑक्सीकरण अवस्थाएं सीरियम की स्थायी होती है। +2 भी दर्शाता है, +3 भी दर्शाता है, +4 भी दर्शाता है। सीरियम +4 यानी कि ये 4 हैलोजन अपने साथ जोड़ सकता है, CeX4 प्रकार का हैलाइड बना सकता है। अब बात करें हैलोजन की तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये चारों हैलोजन एलिमेंट कहलाते हैं, हैलोजन तत्व कहलाते हैं। अब ये चारों तत्व किसी के साथ जुड़ते हैं तो उसको कहा जाता है हैलाइड। अगर बात करूं सीरियम के हैलाइड की तो दोस्तों एक तो ब्रोमीन और एक आयोडीन, ये दोनों प्रकार के हैलाइड नहीं पाए जाते। आज तक कोई ऐसा हैलाइड सीरियम का बना ही नहीं है जहां पर CeBr4 या CeI4 नहीं बनते, नहीं पाए जाते। अब
बात करें CeCl4 की, हाँ CeCl4 बढ़ सकता है लेकिन इसको शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता, और जब तक कोई चीज शुद्ध रूप में प्राप्त ही नहीं की जा सकती इसका मतलब है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है जी। तो यानी कि सीरियम सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार का हैलाइड बनाता है, वो है आपका CeF4, सीरियम टेट्रा फ्लोराइड। सीरियम टेट्रा फ्लोराइड प्रकार का हैलाइड बनाता है। दो जो पहले वाले हैं वो बनाते ही नहीं है, और तीसरा Cl वाला है वो शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी बच गया एक, वो है सीरियम फ्लोराइड। सीरियम एकमात्र हैलाइड बनाता है, वो है सीरियम फ्लोराइड। बनाने की मेथड की बात करूं तो सीरियम ऑक्साइड, जो जलीय सीरियम ऑक्साइड है उसकी HL के साथ रिएक्शन करवा के हम बना सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है, इसको हम निर्जलीकरण कर देंगे। निर्जलीकरण की उपस्थिति में इसका निर्जलीकरण कर देंगे, इसको वाटर मॉलिक्यूल को हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे, पानी निकाल देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा CeF4, सीरियम टेट्रा फ्लोराइड प्रकार का एक शुद्ध स्थायी सीरियम टेट्रा फ्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। यह एक रंगहीन स्थायी यौगिक है, बिल्कुल स्थायी है, स्टेबल है और कलरलेस है, इसमें कोई कलर नहीं होता। निर्वात में गर्म करने पर विघटित नहीं होता, यानी अगर इसको निर्वात में गर्म किया जाए, अगर वायु की स्थिति में गर्म किया जाएगा तो बिल्कुल हो सकता है ऑक्सीडेशन हो जाएगा, सीरियम ऑक्साइड बन जाएगा। लेकिन बिना वायु के प्रेजेंस में निर्वात में अगर किया जाता है तो यहाँ पर क्या है कि ये गर्म कर लोगे तो भी विघटित नहीं होगा, तो भी टूटेगा नहीं, सीरियम फ्लोराइड ही रहेगा। अब बात करते हैं अपने लैंथेनोइडों के अनुप्रयोगों की। लैंथेनोइडों का कहाँ यूज होता है, कौन कौन से उद्योगों में लैंथेनोइडों का में ले सकते हैं। लैंथेनोइड जहां भी आता है तो सीरियम की बात होती है सबसे ज्यादा, और सीरियम का सबसे ज्यादा उपयोग है। सीरियम है वो एक तो कांच के उद्योगों में बहुत ही ज्यादा उपयोग मिलेगा आपको, बार बार मैं आपको पढ़ाऊंगा और फिर वही बात टकरा जाएगी कांच के ऊपर। तो यानी कांच के उद्योगों में सीरियम का बहुत ज्यादा यूज है। दवाइयां बनाने में भी सीरियम का उपयोग है, अपने नियोडियम का भी उपयोग मिलेगा, प्रोमेथियम का भी मिलेगा, सारे के सारे लैंथेनोइडों का उपयोग हम कहीं ना कहीं बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सिरेमिक अनुप्रयोग। सिरेमिक अनुप्रयोग का मतलब है कि सिरिक डाइऑक्साइड का उपयोग। सिरिक डाइऑक्साइड का उपयोग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा उपयोग की बात करूं, अगर 1% CeO2 सीरियम डाइऑक्साइड का अगर 1% कांच में मिला दिया जाता है, सीरियम डाइऑक्साइड का 1% कांच में मिला दिया जाता है, ताकि जो कांच बना है वो कांच एक तो आसानी से टूटे नहीं, और दूसरी बात अगर कांच के अंदर किसी भी प्रकार की रंग की अशुद्धि है, उस अशुद्धि को अलग करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा Na2O3, Pr2O3 इन लैंथेनोइडों का भी यूज किया जाता है। जो लैंथेनोइड ऑक्साइड है इनका यूज कहाँ किया जाता है, इनका यूज भी कांच बनाने में। कौन से कांच बनाने में, अपने जो चश्मा है, चश्मा एक प्रकार की आती है, चश्मा कई प्रकार की आती है। चश्मा आपके यूवी प्रोटेक्शन के लिए भी होती है, अल्ट्रावायलेट पैराबैंगनी किरणें जो हानिकारक सूर्य से आने वाले हानिकारक किरणें होती है उनको बचाने के लिए भी होती है। आपको फोन के स्क्रीन के अंदर जो यूवी लाइट्स होती है आती है अपनी तरफ, उनको बचाने के लिए भी चश्मा यूज में लेते हैं। अपने वेल्डिंग जो करता है मिस्त्री, उस वेल्डिंग से निकलने वाली हानिकारक एक्सरे किरणें जो होती है उन किरणों से भी बचने के लिए हम क्या करते हैं, चश्मा का यूज करते हैं। वो सभी प्रकार की चश्माएं इसी यौगिकों की सहायता से बनाई जाती है, लैंथेनोइडों की ऑक्साइडों की सहायता से। ये लैंथेनोइडों के ऑक्साइड मिला करके बनाए जाते हैं, जिससे कोई तो नीले कलर की चश्मा बन जाती है, कोई हरे कलर की बन जाती है, कोई यूवी प्रोटेक्टेड बन जाती है। इस प्रकार से जो हानिकारक किरणों से बचाने के लिए प्रोटेक्टिव लेंस युक्त चश्माएं बनाई जाती है, जो प्रोटेक्टिव कांच की चश्माएं बनाई जाती है, वो सब में यूज किए जाते हैं लैंथेनोइड के ऑक्साइड। तो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है सिरेमिक अनुप्रयोग। अब बात करते हैं उसके बाद में उच्च ताप सहन या रिफैक्टरी, जहां पर CES का उपयोग किया जाता है। अब ये क्या है, उच्च ताप सतह क्या है? उच्च ताप सतह या रिफैक्टरी का मतलब है कि वे भट्टियां जहां पर तापमान कम से कम 2000 सेंटीग्रेड तापमान तक चला जाए, 2000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाए, जहां पर हम धातुओं को गलाने का काम करते हैं। ऐसे यौगिक जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, उन चीजों को गलाने के लिए जिन भट्टियों का यूज करते हैं अपने, उन भट्टियों में भी क्या करते हैं, उन भट्टियों में भी इस प्रकार की कांच की सिलिका का उपयोग किया जाता है। अब ये कांच की सिलिका ऐसी है जो क्या करती है,
उच्च ताप सतह में भी स्टेबल रहती है, यानी कि 2000 डिग्री तापमान पर भी इसका कुछ भी परिवर्तन इसमें नहीं आता। इस प्रकार की भट्टियों में भी इसका यूज किया जाता है। अपघर्षी 47% CO2। अपघर्षी का मतलब होता है घर्षण, यानी कि कांच के ऊपर अगर पॉलिश करनी है अपने, तो कांच के ऊपर पॉलिश करने के लिए हम पोलेराइट का यूज लेते हैं, और ये पोलेराइट जो है, इस पोलेराइट में क्या होता है, 47% CO2 होता है। कांच के ऊपर पॉलिश करने के लिए या कांच को सुंदर बनाने के लिए जो पॉलिश की जाती है, वो जो एलिमेंट या वो यौगिक जो काम में लिया जाता है वो पोलेराइट होता है, और उस पोलेराइट में जो मुख्य रूप से पाया जाता है वो CO2 47% पाया जाता है। यहाँ पर सीरियम जो एलिमेंट है, सीरियम जो तत्व है वो लैंथेनोइड का है, यानी यह भी एक लैंथेनोइड का अनुप्रयोग है। अगर बात करें रोगन, अब रोगन दो चीज है। आप रोगन का दिमाग में आती है, आपका डायरेक्ट दिमाग जाता है कि माचिस की तीली पर लगने वाला रोगन। अरे वो वाला रोगन नहीं, रोगन का मतलब होता है रंग, यानी कि कलर। जितने भी अपने कलर बनते हैं, प्लास्टिक पेंट वगैरह जो अपने आजकल आप पढ़ते हो, नेरोलैक, एशियन पेंट्स जो भी आते हैं, उन पेंट्स में कलर अच्छा आए इसलिए इनका यूज किया जाता है। सीरियम का यूज किया जाता है पीला कलर के लिए, नोबेलियम का यूज किया जाता है लाल कलर के लिए, तो यहां भी इसका काफी यूज होता है। अगर बात करें वस्त्र और चमड़ा उद्योग, वस्त्र और चमड़ा उद्योग में भी चमड़े की टैनिंग करने के लिए, और वस्त्र उद्योगों में भी वस्त्र को कंप्लीटली शुद्ध करने के लिए और उसको अच्छा बनाने के लिए, ताकि वो जल्दी से डैमेज नहीं हो, वहां भी लैंथेनोइड का यूज किया जाता है। औषधि एवं कृषि, औषधि के रूप में सीरियम के लवणों का यूज किया जाता है, एक तो रक्तवर्धी के रूप में, यानी कि अगर ब्लड बढ़ाना है किसी को, या मतली या उल्टी का उपचार करने के लिए भी वहां पर यूज किया जाता है बहुत बार इसका सीरियम के लवणों का। कृषि में कहा, कृषि में आपको मैंने पहले ही बताया था, एनडी और पीआर के जो यौगिक होते हैं, इनका उपयोग कीट रोधियों के रूप में किया जाता है, यानी कि जहर के रूप में भी इनका यूज किया जाता है। तो कृषि उद्योग में भी काफी महत्वपूर्ण है। लैंपों में जो आपके पहले लैंप आते थे, उन लैंपों का जो कांच था, वो कांच इन लैंथेनोइडों की सहायता से बनाया जाता था। और बात करें गैस के जो मेटल होते थे, मेटल जो पुराने टाइम में अगर बात करें रोशनी के लिए हम गैसों के ऊपर एक मेटल लगा करके यूज में लेते थे, वो मेटल भी इस लैंथेनोइडों से बना होता था। और उत्प्रेरक या अनुप्रयोग, यानी कि कैटालाइसिस के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में, कैटालिस्ट के रूप में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इन लैंथेनोइडों का। उत्प्रेरक काफी अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक उपयोग भी खूब है इनका, इलेक्ट्रॉनिक संसाधन बनाने में भी उपयोग काफी होता है। नाभिकीय उपयोग तो ऊपर ही पढ़ लिया आपने, रिफैक्टिंग उपयोग होता है, यानी कि नाभिकीय विघटन जहां भी हो रहा है वहां भी इसका उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये नाभिकीय और हानिकारक किरणों को सोख सकते हैं, सीरियम ऑक्साइड जो होते हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये यूनिट आज कंप्लीट होती है। लैंथेनोइडों के अनुप्रयोग जो है काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैंथेनोइडों का उपयोग कहाँ होता है। और ये ऊपर जो आपने पढ़ा था, ये था आपका सीरिक हैलाइड, जो कि अपना सीरियम का एक यौगिक था। और इसी के साथ यूनिट कंप्लीट होती है। हम कल एक नई यूनिट के साथ लेक्चर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत